ब्रांड एम्बेसडर कहे जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी तक। जो चुनाव की घोषणा से पहले कई बार कर्नाटक जा चुके थे, लेकिन शायद इन राजनेताओं को थोड़ा सा वो भी सूंघ कर आ जाते हैं कि कहां हमारी दाल गलने वाली है, कहां शायद नहीं गलने वाली। तो शायद इस बार लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उनकी दाल यहां पर नहीं गलने वाली है। खैर, प्रधानमंत्री जाने वाले हैं ऐसा भी कहा जा रहा है और 6 दिन में 25 सभाएं करेंगे ये भी कहा जा रहा है। जब जाएंगे 25 सभाएं करेंगे वो देखा जाएगा। लेकिन आज प्रियंका गांधी की धूम है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, चुनावी रथ पर सवार प्रियंका गांधी जब लोगों का अभिवादन करती हुई मैसूरू में आगे बढ़ी तो जनता का उत्साह देखते ही बनता था। राहुल की तरह प्रियंका ने भी बीजेपी और मोदी सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा है। प्रियंका ने कहा है कि कर्नाटक में सीएम बदलने की बीजेपी की रणनीति जो है वो काफी कुछ अलोकतांत्रिक है। और यह भी कहा है प्रियंका गांधी ने कि आपको दुर्बल नेता मिले और बार बार सीएम यहां पर बीजेपी जो है वो बदलती रही तो ऐसे में क्या होगा प्रदेश का। भाजपा की सरकार ने आपको बेशर्मी और बेरहमी से लूटा है। प्रधानमंत्री को भी कई लोगों ने यहां की सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर चिट्ठी लिखी, लेकिन पीएम साहब चुप हैं, मौन हैं। आइए सुन लेते हैं प्रियंका गांधी की जुबानी और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुनिए जरा। पिछले अगर आप कुछ 3 सालों में देखें तो आपको पता चलेगा कि केंद्र से जितने पैसे कर्नाटका के लिए आने थे वो आस्ते आस्ते कम होते चले गए। कर्नाटका का अपना झंडा है, आपके गर्व की निशानी है, आज तक उसे उन्होंने अप्रूव नहीं किया। आपको दुर्बल नेता मिले, बार बार चीफ मिनिस्टर बदलते गए, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ और जो गवर्नेंस की बातें हैं जिससे प्रदेश चलता है वो सब ढीली पड़ गई। सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये कि ये जो 40% की सरकार चली उसने आपको लूटा, बेशर्मी से लूटा और बेरहमी से लूटा। आपने सुना होगा कि कितने कॉन्ट्रैक्टर्स ने आत्महत्या की। आपने ये भी सुना होगा कि कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन और स्कूल के मैनेजमेंट एसोसिएशन ने पीएम तक चिट्ठी लिखी, कोई समाधान नहीं हुआ। भर्तियों में स्कैम हुए, पुलिस की भर्तियों में स्कैम हुए, तमाम स्कैम हुए, लेकिन कहीं किसी भी दोषी को नहीं पकड़ा गया क्योंकि ज्यादातर वो भाजपा से एसोसिएटेड दोषी थे। तो प्रियंका गांधी 2 दिन तक कर्नाटक में कांग्रेस का प्रचार करेंगी और इतना तय है कि इन 2 दिनों में बीजेपी के लिए और मुश्किलें खड़ी होंगी, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों जो हैं तमाम कांग्रेस के और इनके साथ साथ तमाम कांग्रेस के नेता ऐसे ही सवाल उठा रहे हैं जिनके जवाब देना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। राहुल गांधी ने तो 40 नंबर पर ही बीजेपी को समेट दिया है। राहुल ने सोमवार को हंगल में कहा कि इनको यानी भाजपा को, बीजेपी को 40 नंबर अच्छा लगता है, इस बार आप लोग इनको 40 सीटें दीजिएगा। जब प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की बात करते हैं तब उनके मंच पर चारों तरफ कर्नाटक के 40% कमीशन वाले नेता खड़े रहते हैं। सुनिए जरा कल क्या कुछ कह रहे थे राहुल गांधी। कभी कभी बीजेपी की मीटिंग होती है, नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं और उनके स्टेज पे चारों ओर कर्नाटक के 40% वाले नेता खड़े रहते हैं। मोदी जी कहते थे भ्रष्टाचार से मैं लड़ता हूं, अब जो भ्रष्ट व्यक्ति नहीं है उसको निकाल दिया, मतलब आप भ्रष्टाचार के लिए लड़ते हो। अच्छा, विंकलेश्वर स्वामी गदग जी ने भी कहा, मजेदार बात कही उन्होंने कि बीजेपी ने मुझे डिस्काउंट दिया, मतलब 40% नहीं लिए, सिर्फ 30% लिए, वो भी मठ से। मतलब एक तरफ धर्म की बात करते हैं और फिर दूसरी तरफ मठ को डिस्काउंट देते हैं। 40% नहीं लिए, 30% ले लिए, बाकी कर्नाटक से 40%। कुछ भी काम करवाना हो, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, 40% लगेगा। तो 40% ये बिल्कुल चस्पा हो गया है।
कांग्रेस के इस आक्रामक प्रचार से बीजेपी लगातार पीछे खिसकती हुई दिख रही है। कई सर्वे भी यही दिखा रहे हैं कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को करारा झटका लग सकता है क्योंकि उसकी सीटें काफी कम हो रही हैं। नतीजे बताएंगे हालांकि, लेकिन इधर अमित शाह और दूसरे बीजेपी नेता पूर्ण बहुमत की बात कर रहे हैं। बीजेपी का यह आत्मविश्वास रंग लाएगा या उसकी सत्ता में भंग डालेगा, ये तो चुनाव के नतीजे 13 मई को बताएंगे। उधर कर्नाटक में बीजेपी को झटका लगने की संभावनाएं दिखाई जा रही हैं और इधर दिल्ली में तो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों की अनसुनी करने पर बीजेपी को झटका लग चुका है। विनेश फोगाट समेत 7 महिला पहलवानों ने जंतर मंतर पर सोमवार को बैठे और सोमवार को कल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें बीजेपी सांसद और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह, आप सब नाम बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए, कई बार ये नाम आने वाला है। तो बृजभूषण शरण सिंह जो सांसद हैं और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एफआईआर की मांग इन पहलवानों ने की है और खासकर 7 महिला पहलवानों ने। आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हन की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की और इस पीठ ने इसे गंभीर मामला बताते हुए दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार से एफआईआर दर्ज करने की खिलाड़ियों की मांग पर जवाब मांगा है और इसके बाद अब कोर्ट में 28 अप्रैल को सुनवाई होगी, अगली सुनवाई होगी। तो कर्नाटक चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बीजेपी को नुकसान दे सकता है क्योंकि आरोप बीजेपी के ही सांसद पर है, बृजभूषण शरण सिंह, जिनका नाम अभी आपको कह रहा था कि याद कर लीजिए। उधर नीतीश कुमार जिस तरह विपक्षी एकता की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं और उनके साथ वो दल भी आ रहे हैं, साथ साथ आते दिखाई दे रहे हैं जो अब तक कांग्रेस के खिलाफ होते थे, उससे बीजेपी के लिए सत्ता को बरकरार रखना मुश्किल भरा हो सकता है। कल ममता बनर्जी और उसके बाद अखिलेश यादव से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई और नीतीश कुमार की मुहिम में इन दोनों नेताओं ने अपनी रजामंदी दिखाई। तो आज केसीआर भी साथ आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि केसीआर को राहुल गांधी के नाम पर आपत्ति है, ऐसा उन्होंने खुद नहीं कहा है, बताया जा रहा है। सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है, वही आप तक रख रहा हूं। लेकिन यहां सवाल राहुल गांधी का नहीं है, बल्कि बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाने में कौन कौन आगे आ रहा है, इसका सवाल है। और इसमें केसीआर भी अगर साथ आते हैं, बीजू जनता दल के नवीन पटनायक जो ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं, वो भी साथ आते हैं, यानी नवीन पटनायक साहब भी साथ आ जाते हैं, तो फिर बीजेपी के खिलाफ मजबूत मोर्चा बन सकता है और नीतीश कुमार की भविष्यवाणी सही साबित हो सकती है। कौन सी भविष्यवाणी? आप याद कीजिए कि नीतीश बाबू ने कहा है कि अगर सब साथ आ गए तो अगले साल चुनाव जो 2024 का आम चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, उसमें बीजेपी 100 सीटों पर ही सिमट जाएगी। बात ज्यादा पुरानी नहीं है, 18 फरवरी जहां तक मुझे याद आ रहा है, उस दिन पटना के मंच से सीपीआई-एमएल का मंच था, उनका राष्ट्रीय अधिवेशन था, उसमें अपने सहयोगी दलों को भी इन लोगों ने बुलाया था, सीपीआई-एमएल ने, और वहां पर भाषण दे रहे थे नीतीश बाबू। नीतीश बाबू की ये बात आप लोगों तक पहुंचा चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से सुन लीजिए, रिमाइंड करने के लिए, रिकॉल करने के लिए, चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। सुनिए जरा नीतीश कुमार को। तो हम तो कांग्रेस के नेता लोगों से भी सब कर ही दिए, अभी तो बहुत अच्छा यात्रा हो गया, तो यात्रा तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अब इसके आगे थोड़ा सोच लीजिए। हम तो उसी के लिए इंतजार कर रहे हैं, जब तक हम तो जाके दोनों को कह दिए हैं, हम कह दिए हैं कि भाई सोच लीजिए आगे, जो कहिएगा। अब बाकी अन्य पार्टियों का फोन आ रहा, और सब लोग कह रहे हैं कि बाकी लोगों का सबका मीटिंग कीजिए, एक साथ बैठिए, तब जान लीजिए हम वेट कर रहे हैं खाली। अब आप लोग इतना जल्दी, हम इसीलिए हम वेट कर रहे हैं, नहीं तो बाकी और पार्टियां थी, बहुत सारी पार्टियां एकजुट होने के लिए तैयार बैठी हुई है। लेकिन अब आप सोचिए, हम तो चाहते हैं कि भाई अधिक से अधिक लोग एकजुट हो जाए। तो आज आप आए हुए हैं, तो आप ही के माध्यम से आपके पार्टी के नेतृत्व को हम अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी फैसला करिए और हम लोगों को बुला करके बात कर लीजिए कि कहां और किनके साथ एकजुट
होकर के अगला चुनाव लड़ना है। ये जिस दिन फैसला कर दीजिएगा और उसी दिन हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे, तब जान लीजिए आप अच्छी तरह से मुक्ति हो जाएगी। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा, जो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार करेंगे। अगर मेरा सुझाव को अगर मान लीजिएगा, कहीं 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। और मेरा बच्चा नहीं मानिएगा तो क्या होगा आप जानिए, आप लोग जानिए, हमको। तो सुन रहे थे आप नीतीश कुमार को कह रहे हैं मेरा सुझावा को अगर आप लोग मान लीजिएगा तो ये 100 के नीचे जाएंगे, और मेरा बतवा को अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर आप जानिए। लेकिन यहां सवाल ये नहीं है, सवाल है कि अब आगे, चूंकि ये 18 फरवरी की बात है और हम इस वक्त जब चर्चा कर रहे हैं तो आज 25 अप्रैल है। इस बीच गंगा में भी बहुत पानी बह गया है और इधर यमुना में मिलन हो चुका है नीतीश बाबू का कई लोगों से। तो ये जो मिलन है गंगा यमुना का, वो मिलन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके बीच विपक्षी एकता, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, धीरे धीरे परवान चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उधर सत्यपाल मलिक की अगर चर्चा न करूं दोस्तों, तो शायद ये कार्यक्रम जो है वो अधूरा होगा। और सत्यपाल मलिक साहब ऐसे आज की तारीख में कैरेक्टर हो गए हैं जिनकी चर्चा रोज होना लाजिमी है, आज भी जरूरी है। आज इसलिए जरूरी है क्योंकि आज सत्यपाल मलिक साहब राजस्थान पहुंचे हुए हैं और आप सब जानते हैं कि पूर्व गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के, बिहार के, गोवा के, मेघालय के गवर्नर होने के बाद वो रिटायर हुए हैं। उनको कहीं और का गवर्नरशिप उनके नसीब में नहीं आया। खैर, लेकिन सत्यपाल मलिक साहब ने आज एक बार फिर मोदी सरकार को चुनौती देते हुए कहा है कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देश, कोटेड कह रहा हूं, कि देश बहुत गलत आदमी के हाथ में है। ये कह रहे हैं सत्यपाल मलिक साहब मंच से कि देश, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यह देश बहुत गलत आदमी के हाथ में है। चलिए इसके आगे नो कमेंट। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे दोस्तों कि क्या बीजेपी की राजनीति में झटकों की शुरुआत हो चुकी है? क्या कर्नाटक से बीजेपी को झटका लगेगा और यह अगले साल दिल्ली तक चलेगा? चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत कुछ आप सुन चुके हैं, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं। हमारे साथ देखिए इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी हैं। मीनू जैन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मीनू जी आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ सुनील शुक्ला जी उधर प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। सुनील शुक्ला जी, बहुत चर्चा है आपके शहर, हमेशा भी ऐसे भी इलाहाबाद चर्चा में बना ही रहता है। प्रयागराज कहने में बड़ी, कई बार प्रयागराज लाना पड़ता है, इलाहाबाद तो नाम आप जुबान पे ऐसे है क्या बताऊं। खैर, तो आपका स्वागत है। हमारे साथ धनंजय जी जुड़े हुए उधर मुंबई से, हमारे साथ इधर दिल्ली से जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी, और छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं हमारे साथी दीपक पाचपोर जी, और दिल्ली से ही हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सबका स्वागत है। स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं इस खास कार्यक्रम में। और आज खास कार्यक्रम में हम चर्चा यही कर रहे हैं न्यूज पॉइंट में कि बीजेपी की राजनीति में झटकों की क्या शुरुआत हो चुकी है। जंतर मंतर बहुत ही एक ऐसा ऐतिहासिक जगह जहां से बहुत सारे आंदोलनों की शुरुआत हुई, और उस जंतर मंतर पे अब पहलवान, देश की आबरू, इज्जत, विश्व गुरु बनाने का सपना, ये तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाने वाले जो हैं, आज इसी सरकार के किसी मंत्री, किसी सांसद के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं इस बार कि आप सब आइए, खाप पंचायत के सदस्य आप भी आइए, और पॉलिटिकल लोग जो हैं, जो हमारी बातों से इत्तेफाक रखते हैं, वो सब भी आइए, यानी सबको आमंत्रण है। लेकिन दूसरी तरफ कर्नाटक चले सबसे पहले, और कर्नाटक में यहां जोर जो है वो कांग्रेस का दिखाई दे रहा है, बीजेपी का कम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी तक हम लोग देखते आए हैं कि जहां चुनाव वहां सबसे ज्यादा रहते हैं, लेकिन इस बार शायद स्ट्रेटेजी में कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार चाणक्य बनाम चाणक्य हो रहा है। क्या एक चाणक्य उधर बिहार से ही चाणक्य की चर्चा होती रही है, बिहार में खासकर चंद्रगुप्त मौर्य वंश, आप सब शायद इतिहास के विद्यार्थी हो तो जानते होंगे। लेकिन वहां एक बिहार के चाणक्य जो हैं वो 2024 की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी कह रहे थे कि बतवा समझ लीजिए, नहीं तो फिर क्या होगा आप समझिएगा। ऐसे हम जो कह रहे हैं उसके बाद 100 क्या धनंजय जी 100 के नीचे ले आएंगे। लेकिन धनंजय जी आपसे ही शुरुआत करना चाहता हूं, बहुत बगल में है आप, किस रूप में देखा जाए बिहार से लेकर कर्नाटक तक?
अनम्यूट कर लीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए थोड़ा सा शायद डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट कीजिए, हो जाएगा। लेकिन मीनू जी आपके पास आता हूं। मीनू जी। जी जी राजीव जी, देखिए आज कर्नाटक में जो भाजपा है, भाजपा पार्टी है, उसको सबसे बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। आज कर्नाटक में भाजपा ने मुसलमानों को जो 4% का आरक्षण था उसको खत्म करके उसको 2% वोकलिगा और ये लिंगायत में बांट दिया था, जिसमें कि लिंगायत और वोकलिगा को ऑलरेडी है वहां पे आरक्षण, लेकिन उसमें 2% का और इजाफा कर दिया और मुसलमान को जो है वहां के, उनको आरक्षण से बिल्कुल खत्म बाहर कर दिया कि उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उस आरक्षण को उस जो निरस्तीकरण है उस पर रोक लगा दिए 9 मई तक, कि 9 मई तक अभी इसके ऊपर रोक रहेगी। पर इसके मद्देनजर इसके प्रावधान के तहत कोई किसी तरह की नियुक्तियां या कोई भी जो अगर लिया जाता है कदम, कई बार सरकारें ऐसा करती है नियुक्ति पत्र बांट देती है इन एडवांस, तो वो उसको उन्होंने बिल्कुल रोक लगा दी है। तो ये सबसे पहले तो ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सांप्रदायिकता की राजनीति को खारिज कर दिया है, और इनकी सांप्रदायिकता की राजनीति को दूसरा झटका इनके खुद के नेता दे रहे हैं। जो इनके सबसे बड़े कद्दावर नेता जो येदियुरप्पा, जिनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है, उन्होंने स्वयं कहा है कि हिजाब, हलाल, टीपू सुल्तान, ये सब मुद्दे अनावश्यक मुद्दे थे, इनको गलत उठाया गया, अनावश्यक तौर पे उठाया गया, इनकी कोई जरूरत कर्नाटक की राजनीति में नहीं थी। अब जिस पार्टी की राजनीति ही टीपू सुल्तान और हिजाब, हलाल और लफ्ज जिहाद पे टिकी हुई हो, उसका नेता ये कहे कि ये मुद्दे अनावश्यक हैं, तो उनको ये समझ में आ रहा है कि ये कार्ड कर्नाटक की जनता रिजेक्ट करने वाली है, तो वो पीछे पहले ही हट गए। इतना ही नहीं, उनके खुद वर्तमान मुख्यमंत्री बोम्मई ने ये इस बात को खारिज किया। इवन एक पत्रकार को, राहुल कंवल, आप जानते होंगे इंडिया टुडे के, उन्होंने पूछा टीपू सुल्तान के बारे में, तो उन्होंने कहा आप अपने उसी मुद्दे पे आ गए, आपको और राजदीप सरदेसाई को बड़ा इंटरेस्ट है इन सांप्रदायिक मुद्दों में। मतलब वो ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि भाई हम तो इन चीजों में इंटरेस्टेड नहीं, आप जबरदस्ती हमें ये सवाल पूछ के उन बातों की तरफ धकेलते हो कि हम उस बारे में बात करें। तीसरा झटका, जिसको मैं झटका ही मानूंगी, कि उन्होंने अपनी सांप्रदायिकता की राजनीति के जो फेल्योर है, जो असफलता है, तेजस्वी सूर्या, जो कि मोदी जी का ब्लू आइड बॉय कहा जाता है, कि मोदी जी का बहुत प्रिय नेता है और उसको ग्रूम कर रहे हैं मोदी जी भावी नेता के तौर पे, उसको राष्ट्रीय राजनीति में लाने की भी तैयारी है। वो तेजस्वी सूर्या बीजेपी का नेता है, कर्नाटक में बड़ा नेता है, और वो स्टार कैंपेनर की लिस्ट से उसका नाम गायब है। वही जो दरवाजा खोल देता है। हाँ जी, वही है जिसने चलते हवाई जहाज का हवा में उड़ रहा था हवाई जहाज और इमरजेंसी डोर खोल दिया था, बहुत बवाल मचा था। उसके बाद वो चुपचाप होकर बैठ गए। देखिए, आप उनको डर देखिए, और ये सबसे ज्यादा विश्वमन करता है, सांप्रदायिक विश्वमन जिसको कहते हैं, वो तेजस, उसको हटाना, स्टार कैंपेनर की सूची से हटाना, ये दर्शाता है कि जो माहौल उसको देख रही है बीजेपी, अब अगर सांप्रदायिकता के खिलाफ जब वहां की जनता ने मन बना लिया है, तो डेफिनेटली फायदा कांग्रेस का है, कांग्रेस की तरफ जा रही है जो झुकाव जनता का, और ये तो ग्राउंड से रिपोर्ट आ भी रही है। अब मोदी जी, और चौथा पांचवा झटका मोदी जी है हमारे, कि मोदी जी बजाय कर्नाटक में जहां चुनाव हो रहा है उसके बदले आंध्र प्रदेश और केरल में घूम रहे हैं। और केरल में मजेदार बात ये हुई राजीव जी, वहां पे जो उन्होंने भीड़ जुटाई, तो केरल के तो युवा आए नहीं, वो युवाओं से बात करने के लिए, वो आंध्र प्रदेश से बसें भर के लाए युवाओं की। तो उन्होंने उनसे सवाल जवाब हो रहे थे, तो उसमें सवाल पूछा उस लड़के ने, एक आंध्र प्रदेश से आया हुआ लड़का था, कि भी अपनी तेलुगु भाषा में, तो उससे कहा, उसने कहा कि भी आप मलयालम में पूछिए सवाल, हम उसका ट्रांसलेशन करेंगे। उसे बोला, मैं तो आंध्र प्रदेश से आया हूँ, मुझे तो आती नहीं है मलयालम, तो मैं तो हिंदी में, इंग्लिश में ही पूछूंगा। तो इतनी बेइज्जती हो रही है, देखिए, खुल के बेइज्जती हो रही है। देखिए, कई चीजों पे आपका कंट्रोल नहीं होता है, आप कितना माइक्रो मैनेज करेंगे चीजों को, कि भाई लोगों को ये भी ट्यूटर करके लाएं कि आपको ये भाषा नहीं बोलनी है। तो झटकों पे झटके लग रहे हैं, अच्छा है,
जोर का झटका धीरे से भी लगे तो भी मजा आएगा। जी बिल्कुल 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 सही कह रही हैं आप। देखिए दोस्तों, हम लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, थोड़ा कभी ठिठोली, हंसी, ये सारी चीजें आप लोग देखते होंगे। आप लोगों को लगता होगा कि देखो भाजपा बैकफुट पे जा रही है तो ये कितने खुश हो रहे हैं। यहां कोई खुशी की बात नहीं। बात यह है कि कुछ ऐसी चीजें, ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिस पर खुद ब खुद हंसी आ जाती है। और शायद आप भाजपा के समर्थक हो तब भी आपको हंसी आएगी, इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री के समर्थन में अगर आंध्र प्रदेश से लोग लाए जाएं और उनसे अगर वहां मलयाली में सवाल किया जाए और सामने वाला बोले कि नहीं जी मुझे तो तेलुगु आती है, आप तेलुगु में सवाल करो, तो फिर हंसी तो आएगी ही। बहुत मजेदार है। और चारों राज्यों के, दक्षिण के जो राज्य हैं, तेलुगु, तमिल, मलयाली, कन्नड़, और इन भाषाओं का जो घालमेल है बहुत मजेदार है। आप लोग अगर दक्षिण भारत से हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से इस बात की जानकारी होगी। आना चाहता हूं फिर से एक बार धनंजय जी आपके पास, कर्नाटक से लेकर के बिहार तक, और बिहारी बाबू ने जो कहा था उस समय, बिहारी बाबू अभी उस बिहारी बाबू की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नीतीश बाबू की बात कर रहा हूं, शत्रुघ्न सिन्हा शॉटगन की बात नहीं कर रहा। तो उन्होंने जो कहा था अब वो फलीभूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर काम चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मोदी जी क्यों भागे भागे नजर आ रहे हैं कर्नाटक से? खबरें बहुत आती हैं, बीच बीच में ऐसे फ्लैश चले आते हैं कि प्रधानमंत्री अगले 5 दिनों में 25 ऐसे ही या 6 दिनों में 25 जनसभाएं करने वाले हैं। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो फ्लैश जो है वो खत्म, ब्रेकिंग खत्म। क्या यही ब्रेकिंग देख देख करके उनके जो भक्त लोग हैं, उनके जो शुभचिंतक हैं, वो खुश होते रहेंगे या कुछ और भी होने वाला है? क्योंकि यहां तो मैदान मारता हुआ जो दल है वो कांग्रेस दिखाई दे रहा है। देखिए, मोदी जी जो बेचारे झोला लेकर किधर से निकलेंगे इसकी तैयारी कर रहे हैं, किस रास्ते निकला जाए यहां से। तो कर्नाटक में जो स्थिति है वो अपने आप में उनके गोदी मीडिया के चैनल भी बता चुके हैं कि भाई हार रहे हैं आप। फिर जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर के मोदी जी लगातार अपनी पीठ थपथपाते रहे, वो सब पीठ जो है वो दिख गई कि पीठ पे खाली भ्रष्टाचार का बोझ लिए घूम रहे हैं मोदी जी। तो उसके बाद जो नीतीश कुमार की बात है, हम लोग तो कब से इस पे बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार एक ऐसे चेहरे हैं और बिहार मॉडल जो उन्होंने खड़ा किया है वो देश के सामने कल मॉडल बन के आएगा, और मोदी जी का जो गुजरात मॉडल है वो उसके सामने फ्लॉप हो जाएगा। और देखिए, फ्लॉप खाली मोदी जी का मॉडल नहीं हुआ है, जो गोदी मीडिया है, जो लगातार चर्चा करते रहते थे लोग कि विपक्ष में एकता नहीं होगी, वो उधर जा रहे हैं, वो उधर जा रहे हैं, मोदी जी का विकल्प कौन है। अभी हमारे पेज पर लिखा है, फेसबुक पे एक यूपी के हमारे नेता मित्र हैं, उन्होंने कहा कि जो आप क्यों खुश हो रहे हैं इतना? हमने कहा आपके खुश होने का टाइम आ गया है। कल तक आप लोग परेशान थे, मोदी जी परेशान थे कि कोई विकल्प ही नहीं है, अखाड़े में अकेले दौड़ रहे थे लंगोट पहन करके, कोई लड़ने वाला ही नहीं है। अब जब लड़ने वाला आ गया तो खुश होइए, एक और नेता आ गया है लड़ने वाला। तो नीतीश कुमार ने जैसा कि कहा था, और नीतीश कुमार ने कुछ ही दिनों में, 2 या 3-4 दिनों में, जिस तरह से राहुल गांधी से मिले, खड़गे साहब से मिलने के बाद वो केजरीवाल से मिले, और केजरीवाल ने जो रूप दिखाया वहां पे, जिस तरह से बोला, कांग्रेस के पक्ष में बोला और कहा कि हम इस फ्रंट के साथ हैं। फिर ममता दीदी के बारे में हमेशा बात की जाती थी कि ममता पर अलग सुर है, कांग्रेस को पसंद नहीं करती थी। वो ममता दीदी ने यहां तक कह दिया कि अब अगला जो है अधिवेशन हम लोग पटना में करेंगे और पटना में जमा होंगे और उनको 0 पे आउट बीजेपी को। फिर अखिलेश यादव को लेकर के बराबर बात होती रहती थी कि अखिलेश यादव साथ नहीं आएंगे। अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि हम जो है आपके मंच के साथ है, आपके साथ चलेंगे। तो कुल मिलाकर के जो विपक्षी एकता में जो सबसे कहिए टेढ़े दिखाई पड़ते थे, मीडिया के द्वारा दिखाए जाते थे, जो गोदी मीडिया, पहले नीतीश कुमार ने उन्हीं तीनों को साथ लिया और ये बता दिया कि नीतीश कुमार ने ये समझा दिया मीडिया को कि भाई ये सारे लोग जो है साथ चलने को तैयार हैं और सब लोग संविधान को बचाना चाहते हैं। और जिस तरह से सामाजिक न्याय की बात, देखिए सामाजिक न्याय समाजवादियों का जो है मूल उनकी जो है नीति है कि सामाजिक न्याय हो, वो चाहे लोहिया हो या आज नीतीश कुमार तक हम आ जाते हैं। तो सामाजिक न्याय, अब कांग्रेस ने भी सेम पिच लिया है सामाजिक न्याय का, और जो हमारा संविधान है वो तो कहता ही यही है, न्याय और स्वतंत्रता की बात करता है। तो स्वतंत्रता तो आज देखिए कि ये हालत है कि मीडिया जब स्वतंत्र नहीं है तो आम आदमी की कौन पूछे। तो वैसी स्थिति में स्वतंत्रता की लड़ाई एक बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई हो जाती है।
अब देखिए कि जो बोला हमारे राज्यपाल साहब ने, जो पूर्व राज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के, और मुझे लगता है कि आप ही को ये श्रेय जाता है उनको बोलने का, जो है प्रशांत भाई ने इंटरव्यू किया और उसके बाद जो है एकदम बाढ़ आ गई। भले गोदी मीडिया ने उनका इंटरव्यू नहीं किया, बावजूद इसके जब से प्रशांत भाई ने इंटरव्यू किया है, एकदम टॉक ऑफ द कंट्री जो है वही बने हुए हैं और उनको कोई हटा नहीं पा रहा। रोज कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कभी सीबीआई उनके खिलाफ आ रही है, कभी पुलिस वाले एसपी आ रहे हैं, कभी डीएसपी आ रहे हैं, लेकिन कहीं से भी कमजोर पड़ते नहीं दिख रहे हैं। और अब ये हालत है कि सूट वूट वाले मोदी जी जो है भाग रहे हैं उनसे, जबकि अभी तो आज में उन्होंने ये यहां तक कह दिया कि राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री हो सकते हैं। आपने अपनी प्रस्तावना में बता दिया कि उन्होंने कहा कि एक जो है बहुत ही गड़बड़ आदमी के हाथ में शासन चला गया देश का। तो इस लेवल पे बोल रहे हैं और मोदी जी को कुछ सूझ नहीं रहा। अब मोदी जी जिस तरह से मोदी जी लगातार मौन रूप धारण करते जा रहे हैं कि अब न नीतीश कुमार पे कुछ बोल पा रहे हैं, न अडानी पे कुछ बोल पा रहे हैं, न सत्यपाल मलिक पे कुछ बोल पा रहे हैं, न कर्नाटक जाकर के हिंदू मुसलमान कर पा रहे हैं। अब देखिए वहां चले गए, केरल पादरियों से मिलने चले गए। अब पादरी से मिलके कौन सा मैसेज देना चाहते हैं पता नहीं। तो मोदी जी इस तरह जो चुप हो गए हैं, उससे पता चलता है कि मोदी जी को अब कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा है। उनकी उम्मीद देखिए, उन्होंने तो कुछ किया नहीं, नुकसान करने के अलावा देश का उन्होंने क्या किया? नोटबंदी की, तालाबंदी की, या जितना सब किया उससे देश का नुकसान हुआ। विपक्ष को जिस तरह से खत्म करने की कोशिश की उससे संविधान का नुकसान हुआ। जिस तरह से जो संस्थाएं हैं, हमारी संवैधानिक संस्थाएं, उनको चौपट करने का काम किया उससे देश को नुकसान हुआ। जिस तरह से वो एनसीईआरटी किताबों में इतिहास बदलने की बात कर रहे हैं, उससे देश को नुकसान होना है। इसलिए देखिए नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं कि जो इतिहास बदलने के लिए आए हैं, जो इतिहास बदलना चाहते हैं, उनको हम बदल के रहेंगे। और मुझे लग रहा है राजीव जी की ये बड़ा पॉजिटिव नोट जा रहा है राहुल गांधी की यात्रा के बाद। जो एक कहिए शगुन शुरू हुआ, शगुन ही इसको कहिए, क्योंकि हम लोग थोड़े उस तरह की बात करने वाले लोग हैं। तो ये जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जो शगुन शुरू हुआ है, वो चलता ही चला जा रहा है। और लगता है कि ये बीजेपी की पूर्णा होती, मतलब उनकी समाप्ति के बाद ही जो है, जो ममता दीदी ने कहा है कि जीरो पे इनको आउट करेंगे, तो मुझे लगता है मोदी जी जीरो पर आउट करवा करके झोला लेकर के खाली झोला चले जाएंगे। जी 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 बिल्कुल। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। एक तरफ तो भारत जोड़ो यात्रा और उसके आगे की यात्रा जो है, जो कहानी है, वो हम आप सब तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन साथ साथ अभी चर्चा कर रहे थे धनंजय कुमार जी की सत्यपाल मलिक ने जो आज बात कही है कि मैं इतना कहना चाहता हूं कि देश बहुत गलत आदमी के हाथ में है। ये अपने आप में, और ये बात आपसे भी चर्चा में उन्होंने बहुत सारी बातें कही, लेकिन ये जो सेंटेंस है कि मैं इतना कहना चाहता हूं कि देश बहुत गलत आदमी के हाथ में है, क्या मायने रखता है? और लगातार, क्योंकि उन्होंने कल शायद वो जंतर मंतर पे भी जाने वाले हैं, उन पहलवान लड़कियों के बीच, पहलवानों के बीच अपना समर्थन देने के लिए आज उन्होंने वीडियो भी जारी किया है। सत्यपाल मलिक को जो सो कॉल्ड मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, वो कवर नहीं कर रहा है, नहीं दिखा रहा है। और कोई पूछता है सवाल तो उससे ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि आपके पास सबूत है जो वो कह रहे हैं। उस सबूत, अगर सबूत देंगे तो हम आगे चर्चा करेंगे। आप देख चुके होंगे। लेकिन सत्यपाल मलिक से लेकर के कर्नाटक तक जरा आपकी प्रतिक्रिया, इसलिए भी क्योंकि मलिक साहब तो चर्चा में हैं ही, और चूंकि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आप तक रखा था। राजीव जी, सत्यपाल मलिक जी को मैं गठबंधन, जो विपक्ष का गठबंधन है, उसमें उसका भविष्य का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार देख रहा हूं। और उसमें ही वो उस मिशन में, वो किसी बड़े मिशन में लग गए हैं। और छोटा मोटा पद उन्होंने देखिए लिया भी नहीं। जब लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने की बात आई तो वो गवर्नर बनना मंजूर किया उन्होंने, बजाय कि स्टेट छोटा हो। तो और सत्यपाल मलिक के अंदर, भले ही वो बुजुर्ग हो गए हैं, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, जब मैं गया था तब की बात बता रहा हूं, लेकिन उनके अंदर एनर्जी बहुत है। वो जनमोर्चा के समय से खूब घूमने वाले नेताओं में से हैं। और आज जो लोग पूछ रहे हैं सत्यपाल मलिक से कि तब कहाँ थे, तब क्यों नहीं बोले, तब क्यों नहीं कहा,
उनको मैं बता दूं कि सतपाल मलिक जी डीबी लाइव में इंटरव्यू के बाद जरूर चर्चा में ज्यादा आ गए, लेकिन वो घूमते हमेशा से रहे। हमने उनको 3-4 दिन से उनके इंटरव्यू के लिए उनको फोन कर रहे थे, उनके कार्यक्रम लगे हुए थे इधर उधर, स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद। और जिस इंटरव्यू के अगले दिन वापस वो कहीं जाने वाले थे बाहर। तो ये मलिक जी काफी एनर्जी वाले नेता हैं और बहुत स्पष्ट उनकी जो समाजवादी राजनीति की जो जमीन है वो बड़ी स्पष्ट है। तो वो काफी इनको तंग, मोदी साहब को काफी परेशान करने वाले हैं। उनको इन्होंने तवज्जो न देकर गलती की है। दूसरी बात देखिए, जो मीनू जी ने कहा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो खबर उन्होंने बताई सुप्रीम कोर्ट की खबर को उस आरक्षण को लेकर, जो 4% का आरक्षण मुसलमानों का काट के इन्होंने दिया और उसकी काफी रफू करने की कोशिश की गई येदियुरप्पा की तरफ से, मुंबई की तरफ से, कि वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। और उनको लग रहा है कि मुसलमानों के वोट से एकजुट होने से उनको बहुत नुकसान होने जा रहा है। तो ये वो रफू अब वो हो नहीं पा रहा है। वो 4% उन्होंने काटा, उसके बाद आपने एक कौम को तो नाराज किया ही, उससे लिंगायत और वोकालिक भी खुश नहीं थे, क्योंकि वो 4% से ज्यादा मांग रहे थे। वो तो 12% और 15% की डिमांड है और उनको ऑलरेडी 5% और 6-7% रिजर्वेशन मिलता है ईडब्ल्यूएस वाले कोटा में। तो मतलब बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है, जिसको कहा जाता है कि बहुत सोच समझ के बड़े चाणक्य हैं, तो वो पॉलिटिक्स है नहीं उनके पास। फिलहाल कर्नाटक में दिख रही है कि सिवाय हिंदू मुसलमान के इनके पास कुछ बचता नहीं है। तो अगर हिंदू मुसलमान के सिलेबस से पेपर नहीं आया है तो ये सवाल के जवाब नहीं लिख पाते हैं। तो एक ये बड़ी दिक्कत है। अब आप देखिए दूसरी की भगदड़ मची हुई है। भगदड़ ऐसी मची हुई है कि मोदी साहब को फोन करना पड़ा ईश्वरप्पा को, और ये ईश्वरप्पा वो हैं जिनके यहाँ लोगों के यहाँ तो नोट मिलते हैं, इनके यहाँ तो नोटों को गिनने की मशीन मिली थी। तो ये उस फेम के हैं। जगदीश शेट्टार हम देख रहे हैं कि डिप्टी सीएम, उसके बाद आप देखिए कि इनके डिप्टी सीएम भी निकल गया इनके यहाँ से, लक्ष्मण। उसके बाद आर शंकर, एमपी कुमार स्वामी, विश्वनाथ पाटिल, अब ये सब मिनिस्टर रहे हैं, कई मंत्री रहे, कई विधायक, कई एमएलसी रहे, सब छोड़ के भाग रहे हैं बड़े बड़े नेता। लिंगायत में भी ये बड़े भ्रम बना के रखा है दिल्ली के और नोएडा के मीडिया ने कि कोई लिंगायत की मोनोपोली है। एक तो बड़ा लिंगायत नेता तो जगदीश शेट्टार खुद ही है जो छोड़ के आ गए। उसके बाद कांग्रेस में पहले से भी बड़े नेता हैं, रहे हैं, और वो वोट वहां पे इश्यूज के आधार पर मिलता है, कोई लिंगायत पहचान के आधार पे वोट नहीं मिलता है। अगर ऐसा तो सरकारें बदलती नहीं, वहां पे सरकारें बदलती हैं बार बार। तो बीजेपी का मुश्किल क्या हो गई कि देखिए टीपू सुल्तान का मुद्दा ये लेके गए। टीपू सुल्तान के मुद्दे पर बहुत पहले आप ही के साथ चर्चा में मैंने कहा था कि बीजेपी के जो ग्राउंड वर्कर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि टीपू सुल्तान पे हाथ मत लगाइएगा। इन्होंने जेपी नड्डा और तमाम लोग गए वहां पे, टीपू सुल्तान किया, नुकसान हो रहा है उसका। अब क्या है कि खेल के बीच में आप टैक्टिक्स नहीं चेंज कर सकते। रेफरी की सीटी अगर बच जाए और उसके बाद को गोलकीपर को हम फॉरवर्ड बना देंगे, फॉरवर्ड को हम फुल बैक बना देंगे, तो ये नहीं चलता है। तो मुझे लगता है कि कर्नाटक में इनकी स्थिति थोड़ी सी काफी मुश्किल दिखाई देती है।
क्योंकि कोई नैरेटिव सेट नहीं कर पा रहे हैं। अब जो विपक्षी एकता का मामला है, देखिए इस पे भी हम लोग कई बार यहाँ पे चर्चा कर चुके हैं। मैं अभी फिर से ये इस बात को, मेरा जो समझ है वो ये कह रही कि विपक्षी एकता कोई एक मतलब लेबल के साथ, कोई एक मंच के साथ हो सकता ना दिखाई दे, कि कोई महागठबंधन बन जाए और कोई जैसी वो थर्ड फ्रंट की तस्वीर आती है रामलीला मैदान से सब एक साथ हाथ उठाए हुए रैली में, वो तस्वीर शायद ना बने, लेकिन विपक्षी एकता होगी, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग रहेगी और बहुत मजबूत विपक्षी एकता बनेगी, क्योंकि सबको समझ में आ गया है कि विपक्षी एकता के अलावा कुछ संभव नहीं है अब करना। तो इसलिए बार बार ये लग रहा है कि मोदी साहब के पास से कोई जो इनकी जो प्लैंक है वो प्लैंक हिंदू मुसलमान का और राष्ट्रवाद का, इन दो प्लैंक के अलावा इनका पास तीसरा कुछ है नहीं। पुलवामा का मुद्दा जब तक ये सत्यपाल मलिक घूमते रहेंगे उसमें हजारों छेद कर डालेंगे और वो पब्लिक डोमेन में रहेगा। आप देख लीजिएगा राजीव जी, अगले कुछ दिनों में और लोग भी बोलना शुरू करेंगे। तो जैसे जैसे हम 2024 की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये मुश्किलें बढ़ती जाएंगी बीजेपी की और मोदी की, और अंदर भी काफी अनरेस्ट है जिस पर चर्चा करेंगे हम। जी बिल्कुल, आने वाले समय में और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ क्या कुछ चल रहा है देश की राजनीति में, और क्यों हम लिख रहे हैं कि बीजेपी की राजनीति में झटकों की शुरुआत हो गई है। एक तरफ सत्यपाल मलिक, दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं उस मुहिम में निकल चुके हैं, और तीसरी तरफ कर्नाटक का चुनाव। और कर्नाटक के चुनाव से दूर क्यों है अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और तीसरी चौथी और महत्वपूर्ण बात यह कि इस बार थोड़ा सा दबे दबे बुझे बुझे गृह मंत्री अमित शाह जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं, सुनाई पड़ रहे हैं। क्या सचमुच झटका लग गया है या लगने वाला है ये? और सबसे बड़ी बात जो यहां कह रहे थे प्रशांत टंडन जी कि जो सांप्रदायिकता वाली राजनीति है, जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, पोलराइजेशन की राजनीति है, क्या उस राजनीति को यहां पकड़ नहीं पा रही है कर्नाटक में बीजेपी? क्या वो मुद्दा जो है किनारे चला गया है? चाहे वो टीपू सुल्तान के नाम से, हिजाब के नाम से और किसी नाम से करने की जो कोशिश, उसके बाद मुसलमानों के 4% आरक्षण को आप लेकर के खींच के ले आए और बोकालिगा और लिंगायत समाज के बीच 2-2% आपने बांट दिया जो उनके लिए भी कुछ नहीं था, और उसको भी अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे आज वापस कर दिया गया है। अगर ऐसा है तो फिर क्या बिल्कुल भटकाव है, मुद्दा विहीन है कर्नाटक में बीजेपी? समझने की कोशिश करते हैं सुनील शुक्ला जी से। धन्यवाद राजीव जी। बहुत विनम्रता पूर्वक मैं आपसे आग्रह करता हूं कि शीर्षक में संशोधन कीजिए कि झटकों की शुरुआत 2019 से ही हो गई थी। 2019 से जिन राज्यों में चुनाव उन्होंने जीता, ये झारखंड का चुनाव हारे, ये महाराष्ट्र का चुनाव हारे और किसी तरह से अपनी प्रतिष्ठा बचाए पाए हरियाणा में। गुजरात के चुनाव में अगर जय नारायण व्यास जैसा आदमी पार्टी छोड़ के चला जाए, भले आप चुनाव जीत जाए, लेकिन जय नारायण व्यास जैसा व्यक्ति अगर पार्टी छोड़ के चला जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं बड़ा झटका मानता हूं। इसके अलावा अगर पार्टी का कोई उम्मीदवार सम्मानित प्रधानमंत्री जी के फोन पर भी चुनाव मैदान से हटना तैयार हो तो मेरे जैसे छोटी समझ रखने वाला व्यक्ति मानता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका है। उसके पश्चिम बंगाल में चुनाव हारे, अभी हाल के चुनाव में आप हिमाचल प्रदेश का चुनाव हारे, हाल के चुनाव में एमसीडी का चुनाव आप हारे। झटकों का क्रम लगातार जारी है। कर्नाटक का चुनाव जब आज यहां हो रहा है, 40 से अधिक नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और 1 दर्जन से अधिक सिटिंग एमएलए और एमएलसी चुनाव आपके पार्टी छोड़ चुके हैं। और वो जो पार्टी छोड़ने वाले लोग हैं उसमें धनंजय जी हमारे जैसे लोग शामिल नहीं हैं। उसमें वो लोग शामिल हैं जो जनसंघ के जमाने से इस पार्टी का झंडा लेकर चल रहे थे, जो 7 बार के मुख्यमंत्री एमएलए हैं। आपने उनको मुख्यमंत्री बनाया, लीडर ऑफ द पोजीशन बनाया और अन्य पदों से नवाजा। आप एक ऐसा व्यक्ति, ऐसे लोग आपके पार्टी छोड़ के जाते हैं तो अगर ये झटके की शुरुआत थोड़े है,
लगातार जो रिएक्टर स्केल पर इसकी ताकत है वो बढ़ती चली जा रही है, और ऐसे झटके आ रहे हैं कि छोटी मोटी चीजें का पता ही नहीं चलेगा कि वो अस्तित्व में थी भी कि नहीं थी। कर्नाटक की अगर आप बात, ऐसा कभी हुआ है क्या? जब से सम्मानित प्रधानमंत्री जी भारतीय राजनीति के केंद्र में हैं, ऐसी किसी जगह पे अगर 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 चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में तो बिहार नहीं गए हैं, वो उत्तर प्रदेश में ही रहे हैं। लेकिन कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, वो केरल में घूम रहे हैं। मेरी जैसे छोटी समझ वाले व्यक्ति के लिए एक अबूझ पहेली है। आप जो लोग ये सवाल पूछते थे, बहुत विद्वान लोग, कि साहब चुनाव तो गुजरात में हो रहा है, चुनाव तो हिमाचल में हो रहा है, और राहुल गांधी तमिलनाडु में घूम रहे हैं, राहुल गांधी महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, राहुल गांधी केरल में घूम रहे हैं। आज ये सवाल वाले लोग कहां हैं कि वंदे भारत गाड़ी तो कभी भी चल सकती थी, और अगर उसको चलना भी था तो सम्मानित रेल मंत्री जी उसका उद्घाटन कर सकते थे। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी एक एक दिन जब महत्वपूर्ण है आपका कर्नाटक में, तो आप 2 दिन अपना केरल में बिता दिए। यह मेरे जैसे व्यक्ति के लिए समझ के बाहर है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि झटकों का रिएक्टर स्केल लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कर्नाटक की क्या स्थिति है? सम्मानित गृह मंत्री जी ने कहा है कि यह जो 4% का आरक्षण था अल्पसंख्यकों को, यह संविधान के विरुद्ध था, और मैं देखूंगा कि कांग्रेस इसको इसे वापस ले आ पाएगी। इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि बहुत अतार्किक निर्णय है और आप इसको अभी आप लागू नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय को क्या जवाब देंगे आप? इसको छोड़िए, आप लेने वाले लिंगायत समूह के बड़े मठाधीशों ने, मठों के लोगों ने कहा कि यह हमारे संस्कार के खिलाफ है कि हम किसी से छीन कर कोई चीज ले लें। मेरा हक सामान्य तरीके से मुझे मिलना चाहिए, किसी से छीन करके मुझे मेरा हक नहीं मिलना चाहिए। इन लिंगायत के मठ के लोगों ने इस तरह की प्रतिक्रिया दी। क्या आपने कौन सी चीज, किस तरह से उस समाज को आप संतुष्ट कर सकते हैं? जो कर्नाटक के इशू हैं, अगर आज की स्थिति में यह है कि आप जिन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं, उन मुद्दों को वो आपकी पार्टी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आपका जो एग्रेसिव हिंदुत्व का मुद्दा है कर्नाटक में, उसको आपके जो स्थानीय नेता है उसको लेकर चलने के लिए तैयार नहीं है। किस एजेंडे पे चलेंगे? अगर आप क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं तो मैच आते आते थोड़ा कहने लगेंगे साहब कि जो हमने खिलाड़ी उतारे थे वो आगे खेलने वाले थे, इसलिए मैच बदल दिया जाए। मैच तो शुरू हो चुका है और आपको उन्हीं खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ेगा। और वास्तविकता यह है कि आपके पास, आप उस खेल के लिए तैयारी नहीं है। और पूरे 5 साल तक आप यह मान के चलते रहे कि हिजाब, हलाल, अल्पसंख्यकों का आरक्षण, इन मुद्दों को लेकर के आप अपनी राजनीतिक नैया को पार लगा देंगे, जो संभव नहीं है। कर्नाटक के लोगों ने कभी इस राजनीति को स्वीकार नहीं किया। अगर जिस राज्य में रामकृष्ण हेगड़े जैसे लोग जो 3% पॉपुलेशन के प्रतिनिधि होते हैं वो मुख्यमंत्री होकर चले आ रहे हैं, वहां आकर के आप राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और पोलराइजेशन की राजनीति कैसे कर सकते हैं? लिंगायत समुदाय के लोगों ने भी आपके ऊपर आरोप लगाया। अगर आप लिंगायत की बात कीजिए तो लिंगायत का बहुत बड़ा नेता है जगदीश शेट्टार, आपको छोड़ के चले गए। क्या यह संदेश नहीं है? जगदीश सावदी आपको छोड़ के चले गए, या क्या कोई संदेश नहीं है? मैं जब संसदीय बोर्ड की बैठक हो रही थी, लोग ये बताते हैं खबरों के अनुसार कि येदियुरप्पा साहब उस मीटिंग से निकल करके अकेले किसी दक्षिण भारतीय रेस्टोरेंट में खाना खाते पाए गए थे। वो आज सरेआम आरोप लगाया जा रहा है बीएल संतोष। कभी आज तक आरएसएस के लोगों के ऊपर किसी पार्टी के नेता ने आरोप लगाया क्या? बीएल संतोष साहब के खिलाफ आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने जानबूझकर कैसे नेताओं को टिकट दिया जिससे कि पार्टी की हालत खराब हो गई। मेरी अपनी स्मृतियों में नहीं है कि आरएसएस का कोई संगठन सचिव रहा है जब बीजेपी में, उसके ऊपर किसी ने मुंह खोलने की हिम्मत की हो। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक की राजनीति में हो रहा है। किसी जगह पे आप हैं तो ये झटकों की शुरुआत नहीं। और महाराष्ट्र का तो इतना बड़ा झटका है कि ये वो स्केल नाप नहीं पाएगा कि इस झटके का स्तर क्या है। आपके पास अपने मतदाताओं से संवाद करने के लिए तथ्य नहीं है। आज की तारीख में अपने मतदाताओं से कर्नाटक में बातचीत करने के लिए आपके पास मुद्दे नहीं है, न गवर्नेंस के मुद्दे पर, न संगठन के मुद्दे पर, न उपलब्धियों के नाम पर। किस बिना पर आप कर्नाटक में अपने लोगों से बात कर पाएंगे? केवल वही कि आप अल्पसंख्यकों को धार्मिक आधार पर इनको दिया गया। जिन मुद्दों को आपने टीपू सुल्तान के मुद्दे को उठाने की कोशिश की, आपके स्थानीय नेताओं ने उसको खारिज कर दिया। प्रश्न ये नहीं, कर्नाटक में कोई मुद्दा नहीं है। कर्नाटक में यह मुद्दा है कि कर्नाटक के किसानों को कमजोर करने की आपने कोशिश की। कर्नाटक में यह मुद्दा है कि 5 साल तक जो जनादेश आपके खिलाफ था उसको आपने जबरदस्ती छीन लिया। कर्नाटक में यह मुद्दा है कि आपने न यहां के युवाओं को शिक्षा दी,
न वहां बुजुर्गों को आपने सामाजिक सुरक्षा दी, न बीमार लोगों को आपने बेहतर स्वास्थ्य की आपने व्यवस्था की। ये आपके सामने चुनौतियां हैं। बीजेपी के पास आज की स्थिति यह है कि अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए कुछ नहीं है। और ये जो पुष्प वर्षा की स्थितियां होती हैं, पुष्प वर्षा किसी भी जगह आप देख लीजिए ना, पुष्प वर्षा की स्थिति होती है कि प्रधानमंत्री के लिए वैसे ही पूरा देश, हम लोकतांत्रिक मूल्यों को मानने वाले लोग हैं, हम सभी लोग सम्मान करते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम राजनीतिक रूप से भी आपको स्वीकार कर लेते हैं। अगर आज सम्मानित सर्वोच्च न्यायालय को इस महिला पहलवानों के मामले में नोटिस जारी करने की नौबत आ गई, तो सरकार को अपने अंदर झांकना होगा कि जिन पहलवानों से इस देश की सरकार मिलने के लिए उत्साहित दिखाई पड़ रही थी, आज उनकी आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है। कौन जवाब देगा इसका? और क्या इसका जवाब केवल दिल्ली में मांगा जाएगा? इसका जवाब कर्नाटक के लोग नहीं मांगेंगे आपसे कि किस तरह का व्यवहार आप उनके साथ कर रहे हैं? और अगर आप अपनी जवाबदेही तय करेंगे, अगर आप पारदर्शिता तय नहीं करेंगे, तो लोगों के बीच में इसका संदेश नहीं जाएगा कि किस तरह की व्यवस्था चलाना चाहते हैं। क्या आज जो कर्नाटक में कभी नहीं हुआ, कर्नाटक के इतिहास जानने वाले लोग आपको नहीं सिद्धारमैया पे कोई आरोप लगा देते हैं कि भ्रष्टाचार का? आप कहते थे कि भ्रष्टाचार पे हमारा जीरो टॉलरेंस है, और जिस मंत्री को इस सरकार ने मंत्रिमंडल से निकाला था, उन सम्मानित मंत्री जी से प्रधानमंत्री जी हंसी मजाक करते हैं फोन करके और कहते हैं कि जब मैं आऊंगा कर्नाटक में तो आपसे मिलने की कोशिश करूंगा। आप ये कहते हैं कि साहब परिवारवाद हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, यह भारतीय राजनीति को दीमक की तरह से चाट रहा है, यह लोगों की योग्यता के साथ खिलवाड़ कर रहा है, और आप 30-30, 35-35 लोगों को परिवार के नाम पर आप टिकट भी देंगे। आप महंगाई की बात नहीं करेंगे, आप लड़कों के युवाओं के रोजगार की बात नहीं करेंगे, सरकार के गवर्नेंस की बात नहीं करेंगे, और इसके बावजूद भी अगर राजीव जी आप झटकों की शुरुआत की बात करेंगे, मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहा हूं कि बिल्कुल चेंज कर लिया। आप जो कह रहे हैं 2019 से इसकी शुरुआत हो चुकी है झटकों की, और आज झटके नहीं, आज तो बिल्कुल गड्ढा खाई सब कुछ है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला जी। अजय जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। अजय जी, सीधे आपके पास आना चाहता हूं। बहुत कुछ हम हालांकि लिख रहे हैं बीजेपी की राजनीति में झटकों की शुरुआत, जिस पर चर्चा हो रही थी, और लेकिन चर्चा मूल रूप से कर्नाटक और उसके इर्द गिर्द की राजनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में एक चेहरा आज दिखाई दिया, वो चेहरा था शशि थरूर का। मंच पे भी शशि थरूर नजर आए, ये भी काफी चर्चा में है कि शशि थरूर साहब, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद बीजेपी को अपना अगला मुख्यमंत्री का चेहरा मिलने वाला है। खैर, अब कितनी सच्चाई है, कितना दम है, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन शशि थरूर साहब, जिनको भी कर्नाटक में होना चाहिए था, वो केरल में अपने संसदीय क्षेत्र में थे, तो शायद ये भी हो सकता है कि एक नई शुरुआत करने आए हैं वंदे भारत की प्रधानमंत्री, तो उनके स्वागत में वो भी खड़े वहां दिखाई दिए, कुछ हो सकता है। तो ये हम चर्चा कर रहे हैं। नीतीश कुमार की पहल की चर्चा भी हम कर रहे हैं, और नीतीश कुमार ने 2 शानदार पहल कल की, 2 नहीं बल्कि 3 कल से लेकर आज तक, कि वो 3 लोगों से मुख्य रूप से उनको अपने खेमे में लाने की कोशिश, जिसमें सफल होते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ ममता बनर्जी, दूसरी तरफ अखिलेश यादव, और तीसरी तरफ केसीआर, जो अभी मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के। तो ये जो 3 नेता हैं, और चौथा जो टारगेट है नीतीश कुमार का, वो है नवीन पटनायक को अपने खेमे में लाने का। अगर ये 4 नेता अपने खेमे में आ जाते हैं, तो शायद इस विपक्षी एकता की मुहिम में एक बहुत मजबूत कड़ी के रूप में, अगर ये जुड़ जाते हैं चारों नेता, तो इसे मजबूत कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। एकता की मजबूत कड़ी की बात कर रहा हूं। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। इसके साथ सत्यपाल मलिक की भी हम बात कर रहे हैं, और सत्यपाल मलिक को लेकर के एक बहुत बड़ी बात हमारे साथी अभी कर रहे थे प्रशांत टंडन जी, कि शायद सत्यपाल मलिक धीरे धीरे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तरफ भी बढ़ते हुए दिखाई दें। और इनकी बात को हमारे एक साथी, जो हमारे दर्शक साथी हैं और सेना में रह चुके हैं, रिटायर्ड हैं, शिविंदर बख्शी साहब, वो लिख रहे हैं कि प्रशांत जी जो बात कह रहे हैं, उस बात को मैं भी उससे इत्तेफाक रखता हूं, और मैं भी ऐसा ही सोचता था कि 2 चेहरा ऐसा है, एक सत्यपाल मलिक जो एज ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, और एक चेहरा है कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में अभी जो मल्लिकार्जुन खड़गे, वो पीएम के रूप में। खैर, तो ये कयास हैं, और कयास आगे बढ़ेंगे, उस हिसाब से हम चर्चा भी करेंगे। अब सीधा आपके पास सवालों के साथ कि आप प्रधानमंत्री को
जो लोग कर्नाटक के लोग हैं वो खोज रहे हैं, वो मिल नहीं रहे हैं, वो इधर उधर भटकते क्यों नजर आ रहे हैं? अजय शुक्ला जी, देखिए वो कैसे मिलेंगे? किस जो सारी चीजें हैं, अब तक झूठ बोलते आए हैं इतने समय से, जो कहते आए हैं परिवारवाद के खिलाफ, सबसे ज्यादा परिवारवाद टिकट आप देख लीजिए कर्नाटक में जितनी टिकट दी गई है सब परिवारवाद के आधार पर दी गई है। इसके बाद में जब कहते हैं भ्रष्टाचार की बात, तो सारी भ्रष्टाचार जो है पूरी तरीके से जैसे गागर में सागर समाया होता है वैसे ही भारतीय जनता पार्टी में वहां भ्रष्टाचार समाया हुआ है। और वही क्या पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी पता कर लीजिए, जहां इनकी सरकारें हैं, जहां पर कभी 100 रुपया रिश्वत लगती होगी तो आज 2000 रुपया लगती है। तो यह स्थिति हो गई है। पहले दाल में नमक खाया जाता है, अब नमक में दाल खाई जाती है। तो आप इससे समझ सकते हैं। तो यह स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। इसके बाद में अपराधों की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा रेप हो रहे हैं, सबसे ज्यादा हत्याएं हो रही हैं, लोगों को चुन चुन कर पिक एंड चूज के आधार पर मारा जा रहा है, जिस तरीके से मॉब लिंचिंग हो रही, जिस तरीके से शिक्षा को चौपट किया, जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था को चौपट किया, विकास के नाम पर भ्रष्टाचार की गंगा बही है। और जिस तरीके से अमृत काल की बात करते हैं तो अमृत काल किनके लिए? भ्रष्टाचारियों के लिए, बलात्कारियों के लिए, नफरत फैलाने वालों के लिए, मॉब लिंचिंग करने वालों के लिए, गौ हत्याएं करने वालों के लिए, गौ मांस खाने वालों के लिए। तो साहब इस तरह की स्थितियां हैं। तो किस बात की आप बात करते हैं? जब आप बात करते हैं धर्म की, तो धर्म में आपको ना तो वेद पता है, ना वेदांत पता है, ना उपनिषद पता है। आप एक हनुमान चालीसा, एक छोटी सी, वो भी पूरी सही नहीं पढ़ पाते हैं, उसको पढ़ के अपने आप को समझते हैं कि आप बहुत बड़े सनातन धर्मी हो गए, हिंदू अवलंबी हो गए। तो असल में ये हिंदुत्ववादी है। और हिंदुत्ववादी का मतलब ये नहीं होता कि हिंदू धर्म का ज्ञान, बस हमें कुछ नहीं पता है, हमें तो उसी बात भगवा को दिखाना है, वही एक झूठा सा झंडा दिखाना है, हमें कोई मतलब हिंदू मैथोलॉजी से नहीं है, हमें उस सनातन धर्म से नहीं है, हमें वैदिक ज्ञान नहीं, कुछ नहीं। तो उस तरह की स्थितियां हैं। तो किस बात की आप बात कर रहे हैं? जब आप बात करते हैं लड़कियों की, लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, तो साहब उनकी पढ़ाई भी आप चौपट करते हैं, कभी हिजाब के नाम पे, कभी किसी नाम पे, कभी कोई। और उसके बाद में आप उन पे हमले कराते हैं, उनकी हत्याएं होती हैं, तो आप उन सबको कौन देखेगा? बलात्कार होते हैं, सरेआम लड़कियां उठा ली जाती हैं, तो ये घटनाएं हो रही हो तब आप किसकी बात करेंगे? जंगल राज आपने दे दिया, नफरत आपने दे दी, भ्रष्टाचार आपने बढ़ा दिया, उसके बाद में जो बाकी चीजें हैं वो सामने नहीं है। तो आप कहीं से न सुशासन दे पाए, न कोई चीज दे पाए, सिर्फ कहते रहते हैं। परिवारवाद आप सबसे ज्यादा पन पाते ही है, वो सबके सामने है। तो ये सारी चीजें जब सामने हो तो क्या कहें? इस कारण से नरेंद्र मोदी बचते बचते दिख रहे हैं, अड़ोस पड़ोस में घूम रहे हैं, वहां जाने में उनकी हालत बिगड़ रही है, और जाएंगे तो फिर वही बोलेंगे, वही दोहराएंगे, वही कहेंगे। तो आप समझिए, जो नफरत फैलाते हैं, दंगे कराते हैं, वही बोलते हैं कि अरे ये आ जाएंगे तो दंगा हो जाएगा, ये आ जाएगा तो ये हो जाएगा। ऑल टाइम हाई, एक शब्द कहीं से सुन लिया होगा, इससे ज्यादा तो आता नहीं है। ऑल टाइम हाई, तो ऑल टाइम हाई बोलने लग जाए। अब साहब इनको बता दे कि कुछ पढ़ लिया करो, तो वो नरेंद्र मोदी ने खुद ही कह दिया है किसी इंटरव्यू में किसी को कि मेरे सामने फाइल ले आए अफसर, तो साहब हमने वैसे ही रखे रहने दी। हमने कहा ये फाइलें कौन देखेगा, कौन पढ़ेगा? तो पढ़ना लिखना तो हमारा काम ही नहीं। तो जिसका पढ़ना लिखना काम ही नहीं है तो वो क्या जानेगा? तो इसको लेकर के तमाम सारे मीम चल रहे हैं, तो आप उनको भी समझ सकते हैं। तो जो अपने गोबर से और गौमूत्र से जिनके ज्ञान निकले हैं, उनके बारे में इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता। उनकी स्थिति यही है, वो उसी में फंसे हैं। और उनके ज्ञान कहाँ है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में है, जो अमित मालवीय चलवाते हैं, और वो पूरा प्रसारित होता रहता है, और उनके तमाम बैठे नफरती लोग उसे फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो साहब ये स्थिति है, उन्हें भी कुछ पता नहीं है, लेकिन बस कह दिया सामने तो बस हो गया। तो वह स्थिति है, और इस स्थिति का ज्ञान हो तो आप उसको भी समझ सकते हैं। मैं सहमत हूं प्रशांत जी की बात से कि कमोबेश अब यही होना है। देखिए
संभव है 2024 में इस देश को एक दलित प्रधानमंत्री मिले और उसका नाम हो मल्लिकार्जुन खड़गे, और संभव है कि एक कोई मलिक साहब जैसा कोई राष्ट्रपति मिले। ये राष्ट्रपति और कोई हो मुझे नहीं पता है, लेकिन प्रधानमंत्री के मामले में मैं लगभग क्लियर, तो इसलिए मैं उससे सहमत हूं। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें, एक बात नहीं है, इतनी सारी चीजें सामने है कि जो ये बताती हैं कि इस समय सिर्फ और सिर्फ नफरत का माहौल चल रहा है, तो उन सब चीजों की स्थिति नहीं है। तो क्या बताने आएंगे प्रधानमंत्री? तो प्रधानमंत्री आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें भी कुछ जगह आना है। कुछ जगह इसलिए आएंगे क्योंकि वहां सीटें उन्हें लगेगा कि हाँ यहां हम जीत सकते हैं, तो क्रेडिट भी लेना है ना कि प्रधानमंत्री जी जहां गए देखिए वो तो जीत गए ना, बाकी जहां हारे हैं तो उसके लिए वो क्या करें बेचारे। हालांकि सभी जगह कहा जा रहा है, अमित शाह खुद कह रहे हैं कि आपको प्रधानमंत्री के लिए वोट देना है। तो इससे आप समझें, तो जब इस तरह की चीजें हो तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कहां पे खड़ा है, और इसीलिए उन्हें कहीं उम्मीद नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी पूरी एग्रेसिव है, लड़ रही है, उसके साथ जनता भी खड़ी है, और पूरी जो लहर की तरह, जिसे कहें नदियों की तरीके से उनके पीछे लोग चल रहे हैं। तो जब ये चल रहे हो तो आपको खुद समझ में आ जाता है कि क्या स्थिति भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची हुई है, तो समझ में आ जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, और बाकी शुक्ला जी और प्रशांत जी बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शुक्ला जी अभी बहुत शानदार एक फिगर बता रहे थे कि 40 से ज्यादा, जो 40 का फिगर यहां भी 40 आ रहा था, सुनील शुक्ला जी बता रहे थे 40 से ज्यादा वरिष्ठ नेता जो बीजेपी के हैं वो छोड़ चुके हैं बीजेपी का साथ कर्नाटक में। देखिए वहां भी 40, तो ये जो 40 का फिगर है वो क्या इस बार बिल्कुल चिपक के इतनी, मतलब वो जो फेविकॉल का जो जोड़ बोलते हैं वो है यहाँ पे क्या। खैर आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, क्या माना जाए दीपक जी, ये पहला चुनाव देख रहा हूं जहां बीजेपी पहले से पस्त दिखाई दे रही है, मान लिया जाए क्या? देखिए मैं आपको आज का जो शीर्षक है कि झटकों की शुरुआत, इस झटकों का रिफ्लेक्शन अगर वाकई में देखना है, और जिसको हम कह रहे हैं कि मोदी जी जो है वो कर्नाटक क्यों नहीं जा रहे हैं, केरल में क्यों है, तो केरल की उनकी 2 दिन की अगर यात्रा को अपन ध्यान से देखें तो पता चल जाएगा कि झटके वो वाकई महसूस किए जा रहे हैं। शुरुआत की तो बात ही नहीं है, उसकी इंटेंसिटी आपको उनकी केरल यात्रा में दिख जाएगी। नंबर 1, वहां उन्होंने जाकर तमाम वहां के जो चर्च प्रमुख हैं उन लोगों से वो मिल रहे हैं। अभी तक उनकी जो आइडियोलॉजी थी और जो अपने पिछले कई सालों का उनका इतिहास यही रहा है कि भाई जो ईसाई है उनके हिसाब से भारत का जो हर ईसाई है वो केवल एक ही काम कर रहा है, वो धर्म परिवर्तन करा रहा है। मतलब जितने ईसाई हैं, अगर हर ईसाई ने अभी तक पिछले 100, 200, 500 सालों में एक हिंदू को भी धर्म परिवर्तित कराया होता तो ये पूरा का पूरा जो भारत है आज वो पूरा का पूरा ईसाई राज्य बन चुका होता। अब वहां पे जाके जिस हिसाब से वो चर्च प्रमुखों से मिल रहे हैं और वो बता रहे हैं कि मतलब नजदीकी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके झटके का एक असर तो हम यहां देख रहे हैं। दूसरा ये हुआ है कि केरल वो राज्य है जहां पर पुलवामा का मामला पहले से उठ गया है। वहां की जो स्टूडेंट फेडरेशन जो है DYFI ने उस मामले को बड़े बड़े पैमाने पर उठाया और कहा है कि पुलवामा की सच्चाई क्या है, आप बताइए। सत्यपाल मलिक ने जो मुद्दे उठाए हैं उसमें क्या सच्चाई है, वहां पे बात हो रही है। याद कीजिए कि केरल वो राज्य है कि जहां पर BBC की डॉक्यूमेंट्री का पूरा सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया था। कुछ जगह पे तो रुकवा दिया गया था, दिल्ली वगैरह में JNU में जो दिखाया जा रहा था, लेकिन केरल में पूरा का पूरा वहां छात्रों ने भरपूर उसका आनंद लिया। BBC की डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई थी। तो वहां पर केरल में फिर उनके पास अब क्या बचा, केरल में उन्होंने जाके कहा कि मेरी जो यात्रा है वो धर्म और कर्म की यात्रा है। मतलब उन्होंने फिर से वो शंकराचार्य वाली जो विरासत है उससे अपने आप को जोड़ने की कोशिश की। एक दो जगह शायद वो शंकराचार्य की मूर्ति के साथ भी देखे गए हैं। लेकिन आप ऐसे जगह पे कर्म की बात कर रहे हैं जहां पर कर्म के मामले में वो राज्य सबसे ऊपर के पायदान पर खड़ा है, वो जहां पर शिक्षा जो है 100% है। आपके शासित जो राज्य है वहां की शिक्षा का स्तर देखिए, उसके बाद हेल्थ स्टेटस वहां का देखिए, सबसे अच्छी हेल्थ जो है वो वहां पर दी जा रही है। कोरोना के दौरान वहां की एक जो मंत्री थी उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली कि उन्होंने कोरोना मैनेजमेंट को इतने अच्छे तरीके से मैनेज किया गया था।
तो आप वहां पर धर्म कर्म की जो यात्रा जो बात कर रहे हैं वो भी वहां पे फ्लॉप हो रही है। उनकी बदहवासी का मामला यह है कि उनको वहां पर जान का खतरा उठाना पड़ेगा और उन्होंने 1-1.5 किलोमीटर की शायद पैदल यात्रा की उन्होंने। तो ये पिछले कुछ समय से मोदी जी जो है, खासकर आपको याद होगा कि फिर पंजाब में एक ब्रिज के ऊपर जब उनकी कुछ गाड़ी को रोक दिया गया था चुनाव के दौरान, तो उन्होंने कहा था कि अपने मुख्यमंत्री को कहना मैं जान बचाकर लौट रहा हूं। तो ये जो जान का खतरा, मतलब मोदी जी अगर पैदल चले हैं तो समझिए कि वाकई हालत बहुत खराब है, उन्हें पैदल चलना पड़ रहा है। इसके पहले वहां उसकी तैयारी हो चुकी थी, ऐसे हो चुकी थी कि भारतीय जनता पार्टी के वहां के जो प्रमुख हैं उन्होंने बाकायदे पुलिस को कहा कि केरल में जब मोदी जी आएंगे तो उनको जान से मारने की कोशिश की जाएगी, ऐसा धमकी भरा पत्र बीजेपी कार्यालय को मिला है। मतलब ऐसी तमाम तरह की हास्यास्पद बातें जो है खुद भारतीय जनता पार्टी वहां पहले से कर रही है, और रही सही कसर जो है मोदी जी ने वहां पर अपनी 2 दिन की यात्रा में बता दिया है। और कर्नाटक तो शायद आगे पीछे जाएंगे वो, लेकिन उनकी जो केरल यात्रा बता रही है कि हालत जो है उनकी कितनी खराब है। दूसरी बात, कुछ झटके उनका इंतजार अभी और कर रहे हैं। अभी हमने बात की कि जो आने वाले समय में मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो है वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं और सत्यपाल मलिक जी को राष्ट्रपति, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगले चुनाव में 3 सबसे बड़े खतरे बनकर उभर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। पहले है सत्यपाल मलिक, दूसरे हैं नीतीश कुमार और राहुल गांधी तो है ही है। तो ये तीनों जो है, इसमें सबसे बड़ा जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है इन्हीं का, सत्यपाल मलिक का, क्योंकि सत्यपाल मलिक अगर खुलकर, हालांकि उन्होंने कह भी दिया है कि शायद वो राहुल गांधी के को साथ देंगे, इस विपक्षी एकता की मुहिम में वो साथ रहेंगे, और अगर जिस प्रकार से वो कुश्ती खिलाड़ियों के पास जा रहे हैं कल, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा जो जाटलैंड है वो सत्यपाल मलिक के साथ खड़ा होगा। वो असली खतरा जो है वो मोदी के लिए सबसे बड़ा है। तो मोदी जी के सामने ये ऐसे खतरे हैं कि वो कर्नाटक जाने में वो वाकई, मैं नहीं कहता कि डर रहे हैं या झिझक रहे हैं या क्या है, लेकिन उनको जाने के पहले भरपूर तैयारी करनी पड़ेगी और क्या बात वहां कहेंगे ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस दौरान वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं, पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं सभी मुद्दों पर, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे उनका राष्ट्रवाद का मामला हो, फिर उसके बाद यूटर्न जो उन्होंने लिया है अपने जो टीपू सुल्तान वाला मामला, जो उनके सांप्रदायिक जो एजेंडा है उससे जो यूटर्न लिया है, उसके कारण भी उन्हें कर्नाटक में अच्छी खासी दिक्कत आएगी। उन्हें दर्शक कितने मिलेंगे, क्या मिलेंगे, वो एक देखने की बात है। तो ये जो झटकों की शुरुआत हो चुकी है, बल्कि ये कहा जाए कि झटकों के बीच ही खड़े हैं वो। जिस तरीके से किसी बस का कंडक्टर बेचारा किसी तरीके से चलती बस में खड़ा होकर टिकट काटता है, अपने आप को गिरने से भी बचा रहा है, वो टिकट भी काट के दे रहा है, वो पैसे भी वापस कर रहा है। तो मोदी जी की हालत लगभग वैसी है कि उन्हें बैठने की भी इजाजत नहीं है, उस चलती बस में उन्हें चलना है, झटके खाते हुए उन्हें चलना है। और ये झटके जो है कर्नाटक में शायद और महसूस करेगी सारा भारत जो है। तो ये पता चलेगा, कर्नाटक के बाद और बड़े झटके उनका इंतजार कर रहे हैं राजू जी। तो ये मोदी जी को झटके तो वाकई महसूस हो रहे हैं जी, झटके महसूस हो रहे हैं मोदी जी को, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये समझना यहाँ पर कि आखिर इन झटकों का असर क्या हो रहा है। अमलेंदु उपाध्याय जी, आपके पास आना चाहता हूं जल्दी से, और ये समझना चाहता हूं कि जो बीजेपी हमेशा मुद्दे लेकर के हर चुनाव में, आप याद कीजिए, कभी मोदी जी की दाढ़ी बढ़ जाती थी, कभी छोटी हो जाए, कभी बीच में आ जाए, कभी कुछ और, कहीं चुनाव हो तो किसी और जगह जाकर के वो कुछ और उद्घाटन करते थे, सब कुछ होता था। लेकिन अब परिस्थितियां क्या बदली हुई नजर नहीं आ रही हैं? आप देखिए कितने अलग अलग मुद्दे हैं। एक नाम आता है अदानी साहब का, एक नाम आता है पुलवामा का। अदानी का नाम आता है तो वहां भी मोदी जी जुड़ते हैं उनके साथ में, पुलवामा का नाम आता है तो वहां भी सत्यपाल मलिक साहब मोदी जी को जोड़ते हैं और कह रहे हैं आज भी, आज की तारीख में, कि ये देश बहुत गलत आदमी के हाथ में है। और उसके अलावा आप देखिए तो अलग अलग मुद्दे, 40% का मुद्दा लोकल मुद्दा बनाकर, नंदनी दूध का मुद्दा, ये भी मुद्दा, आज प्रियंका गांधी भी इस मुद्दे को उठा रही थी, और बेशर्मी और बेरहमी की बात भी कर रही थी कि ये सरकार जो अभी जो सरकार वहां है उसने बेशर्मी और बेरहमी के साथ यहाँ की जनता को जो है वो लूटा है। ये सारी बातें हो रही हैं। क्या ये सारे मुद्दे, अमलेंदु उपाध्याय जी, उन मुद्दों पर हावी हो चुके हैं आज की तारीख में देखा जाए, जिसमें अदानी भी हैं और जिसमें सत्यपाल मलिक का पुलवामा भी है और जिसमें लोकल 40% करप्शन का मामला भी है, ये देखा जाए? और ऐसे में जो नफरती माहौल पैदा करने की कोशिश और उसकी आड़ में
यानी कि जहां टीपू सुल्तान और हिजाब और अजान और ऐसी तमाम बातें जो होती थी उसी कर्नाटक में, वो सब अब गौण हो गई हैं, वो सब चीज किनारे हो गई हैं, ये सारी बातें, ये माना जाए। अब जनता कर्नाटक की ज्यादा जागरूक हो गई है, ये माना जाए। जागरूकता की शुरुआत क्या कर्नाटक से हम देखेंगे इस पूरे देश में, जो उत्तर भारत की तरफ आना बहुत जरूरी है जिसका। राजीव जी, जनता तो कर्नाटक की पहले भी जागरूक थी, ऐसा नहीं कि पहले जागरूक नहीं थी, लेकिन इनको पहचान नहीं पाई थी, तो इसलिए थोड़ा सा इनको जगह मिल गई थी। और असल में इनके सामने इन्होंने जो फेस सामने रखा था वो येदियुरप्पा का सामने रखा था, तो स्थानीय एक नेता जो है वो किसी पार्टी में जो है पड़ रहा है, तो इसलिए जो थी वो थोड़ी सी जनता वहां के साथ चली गई। कुल मिलाकर जो थी वो स्थिति यही थी। अब जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, मुझे लगता है कि ये 40% का मामला जो है कुल मिला के, ये भारतीय जनता पार्टी का मुझे लगता है कि 40वां करा के ना छोड़े। ये 40 जो है वो बड़ी गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी के साथ चिपक गया, मतलब जहां जाते हैं वहां 40 का मामला, जहां जाते हैं वहां 40 का मामला। तो अब ये इनका 40वां कैसे होता है, ये देखने वाली चीजों को, तो जनता के हाथ में वो क्या करती है क्या नहीं करती है, हम लोग के हाथ में कुछ भी नहीं है। हम लोग उसमें विश्लेषण करते हैं, वो विश्लेषण कर रहे हैं, अपना जो देख रहे हैं कि जनता का मूड क्या है उसको हम लोग देखते हुए कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर राजनीति जो आजकल जो परिस्थितियां हैं उसमें मुझे लगता है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। और वहां देखिए जो इन्होंने टीपू सुल्तान का मामला जो छोड़ा, वो क्यों छोड़ा इन्होंने? असल में वहां संदेश ये गया कि भारतीय जनता पार्टी कर्नल अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रही है, और इसलिए जो है वो दिक्कतें भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां शुरू हो गई। और ये संदेश गया कि टीपू सुल्तान के बहाने भी जो है ये कर्नल संस्कृति को मिटाने का काम हो रहा है, इसलिए इनको वहां से जो था वो उससे बैक होना पड़ा। और इस बीच जो नंदनी का काम हो गया, उससे भी फिर इनको दिक्कतें पैदा हो गई। कुल मिलाकर जो परिस्थितियां सारी बन रही है राजीव जी, इसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। और स्थानीय मुद्दे जो वो हावी होते जा रहे हैं, और सत्यपाल मलिक जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, लगातार इनको घेर रहे हैं। अब आज सत्यपाल मलिक जो है वो राजस्थान गए, तो वहां भी इनके लिए एक और काम लगाया है। वहां बोला है कि अगर भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा को सामने रख के चुनाव लड़ती है तो जीत पाएगी, वरना हार गएगी। यानी वहां जो इनकी अंदरूनी राजनीति थी भारतीय जनता पार्टी की, उसको भी हवा दिया है सत्यपाल मलिक। तो अभी ऐसे काम करते रहेंगे सत्यपाल मलिक जगह जगह घूम घूम करके। अच्छा, अब नेशनल मीडिया नहीं छाप रहा है, मत छापे। अब स्थानीय स्तर पर जब जा रहे हैं जिले जिले, तो स्थानीय मीडिया तो छाप ही रहा है ना, तो बात तो पहुंच रही है सत्यपाल मलिक की सब जगह। तो ये चीजें दब नहीं पाएंगी भारतीय जनता पार्टी के साथ। कुल मिलाकर के दिक्कत राजीव जी ये है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जो गहरे संकट में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का भरोसा कम होता जा रहा है, और प्रधानमंत्री का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर कम होता जा रहा है। दोनों ही जगह मुझे लगता है ये आपसी संकट पैदा हो रहा है, और कर्नाटक के बाद ये भारतीय जनता पार्टी का आपसी संकट जो है ये और ज्यादा बढ़ेगा राजीव जी। मीनू जी, एक खबर और भी आज, 2 जेडीएस के कैंडिडेट जो हैं वो आज अपना नाम वापस ले लिए, वो भी कांग्रेस के समर्थन में। आपने सुना होगा कांग्रेस के समर्थन में जो 2 जनता दल सेकुलर के कैंडिडेट जो हैं, और ऐसी जगह से जहां ट्रायंगुलर फाइट हो सकती थी, मैं कर्नाटक की बात कर रहा हूं दोस्तों, और जहां पर ट्रायंगुलर फाइट की उम्मीद थी, और कहा जा रहा था कि अगर जेडीएस का कैंडिडेट ज्यादा वोट काट ले तो बीजेपी को फायदा होगा, लेकिन कांग्रेस के हित में जेडीएस का कैंडिडेट जो है वो बैठ जाता है। पार्टी हालांकि निष्कासित कर देती है उस कैंडिडेट को, अपने करना तो पड़ेगा ही, अनुशासनात्मक कार्रवाई है, लेकिन यहां पर भी अगर देखा जाए तो जो विपक्षी दल, या ये माना जाए कि जेडीएस के कई नेता भी कांग्रेस के संपर्क में होंगे, तभी तो ऐसा हो रहा है। यानी क्या माना जाए, कर्नाटक में इस वक्त जब हम चर्चा कर रहे हैं, कल की बात नहीं लेकिन आज इस वक्त घड़ी में 8:11 शाम का लहर चल रही है कांग्रेस की। जी, जो खबर आपने दी है तो वो तो इसी तरफ इंगित कर रही है, इशारा कर रही है कि लहर चल रही है। अभी तक केवल भाजपा से खबरें आ रही थी कि भाजपा से लोग छोड़ के कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं कि भाजपा हार रही है, सरकार दोबारा नहीं बना पाएगी। लेकिन जेडीएस से अगर ये जो आपने बताया, और वो अगर उनको पार्टी ने निष्कासित भी किया है, तो इसका मतलब वो उन्होंने अपनी पार्टी से भागी हुए हैं, वो लोग उन्होंने छोड़ दिया है पार्टी को, और उनको साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस की जीत होने वाली है। और जो आपने कैलकुलेशन, जो आपने समीकरण बताया कि अगर जेडीएस और कांग्रेस दोनों लड़ रहे होते तो उससे बीजेपी को फायदा होता उस सीट पे, जो त्रिकोणीय लड़ाई थी।
तो उसमें एक के हट जाने से तो जो उसका वोट है वो इधर खिसकेगा। देखिए जनाधार वाला नेता ही होगा जिसको जेडीएस ने टिकट दिया होगा, तो उसका वोट, इसका मतलब क्या है कि वो अपने वोट भी कांग्रेस की तरफ ले जाएगा अपने साथ साथ। तो इससे जो आप कह रहे हैं, यही बात मेरा कहना है कि जो हम यहाँ दूर बैठे ग्राउंड रिपोर्ट्स के ऊपर भरोसा करके ये कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है, मुझे लगता है प्रचंड बहुमत की सरकार आ रही है। जो ये धनंजय, जो अमलेंदु जी ने जो चालिया पढ़ने की बात की, तो वो शायद वो सही ना हो जाए। तो ये चीज, ये एक बहुत अच्छी, बहुत, और जो आप कह रहे हैं कि ये कर्नाटक से ही शुरुआत होगी सांप्रदायिकता की राजनीति के खात्मे की, देखिए उत्तर भारत में हिमाचल संदेश दे चुका है। ये हिमाचल में जनता ने अपने बुनियादी मुद्दों के ऊपर वोट दिया है और कांग्रेस को वो लाए हैं, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा की सीधी लड़ाई थी वहां पे। तो उसमें, लेकिन ये दिक्कत ये है कि हिमाचल एक बहुत छोटा राज्य है, पॉपुलेशन वाइज भी और सीट के हिसाब से भी, तो उसकी बात इतनी ज्यादा नहीं हो रही है, या ये समझा जा रहा है कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल पाएगा। लेकिन मैं ये मानती हूं कि अगर अभी देखिए हिमाचल के बाद ये पहला मौका है कि जो चुनाव आया है किसी राज्य में, और उसमें ही आपको हिमाचल का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हम ये नहीं माने कि आगे जो इसमें राज्यों में चुनाव आने वाले हैं उसमें यही राजनीति, यही जनता का जवाब सामने आएगा, यही माहौल उन चुनावों में छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में यही माहौल दोबारा से दिखाई देगा कि जनता सांप्रदायिकता की राजनीति को नकारेगी। तो ये चीज, ये एक छोटा सिग्नल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इनका सिग्नल है कि ये सांप्रदायिकता की राजनीति में कितनी देर तक आप उसको कढ़ाएंगे, दूध को जल जाएगा आखिर में। तो वो जो इसकी जो है ना मियाद जिसको बोलते हैं, हर चीज की एक्सपायरी आ चुकी है। अब वो ग्रेजुअली कितना टाइम लेगी एक्सपायरी डेट के हिसाब से एक्सपायर होने में, ये जो सांप्रदायिकता की राजनीति, ये तो आपको 2024 में पता चल जाएगा। दूसरी बात, ये टीपू सुल्तान वाली बात जो है, उसमें एक और महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि टीपू सुल्तान का मुद्दा गायब क्यों किया। इन्होंने क्या किया, जिस तरह की ये फेक हिस्ट्री व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए चलाते हैं, इसी तरह की फेक हिस्ट्री इन्होंने कर्नाटक में चलाई कि टीपू सुल्तान को गौड़ा ब्रदर्स, कुछ वोकलिगा ब्रदर्स हैं दो, वो वहां के लोकल कोई नेता, वो थे चिफ्टेन जिसको कहते हैं, कि इंग्लिश में ही समझ लीजिए, अभी मुझे हिंदी का वर्ड नहीं याद आ रहा है उसका। तो वो वहां के थे गौड़ा ब्रदर्स, उरी गौड़ा और डंजे गौड़ा, कि उन्होंने मारा था टीपू सुल्तान को। तो वहां जो कर्नाटक में इसका जवाब दिया जनता ने, उन्होंने कहा कि आप गलत हिस्ट्री बता रहे हैं। इवन एक मठ के स्वामी आए आगे, उन्होंने कहा हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट मत करिए, ये आप क्या बता रहे हैं। तो इन्हें वो मुद्दा वापस लेना पड़ा। तो अब आप देखेंगे कि जो टीपू सुल्तान कितने सालों से लगातार चल रहा था चर्चा में और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की चर्चा में, वो गायब है, क्योंकि हिस्ट्री को जनता ने नकार दिया, मठ के स्वामी ने नकार दिया। तो अब और क्या चाहिए, क्योंकि मठों की भूमिका आपको मालूम ही है कर्नाटक में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, चुनावी राजनीति में भी और डे टू डे लाइफ में भी, वहां के लोगों की लाइफ में। तो ये चीज तो उनको कदम कदम के ऊपर अपनी एहसास हो रहा है। और शायद ये जो ये वहां पहुंचे हैं मोदी जी, जिसका जिक्र हो रहा है कि वहां ईसाई चर्चों के पादरियों से या उनसे मिल रहे हैं, फादर्स से, ये और या पैदल चले हैं, ये इनफैक्ट तो राजीव जी, मोदी जी भारत जोड़ो यात्रा से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि पैदल चल के वो दिखा रहे हैं कि मैं भी चल सकता हूं पैदल। ऐसा नहीं है, कोशिश करूं तो 3500 किलोमीटर भी चल लूंगा। तो अभी मैं 1.5 किलोमीटर से शुरुआत कर रहा हूं। तो वो भी दिखा रहे हैं, वो जानते हैं कि इम्पैक्ट क्या हुआ है पैदल चलने का राहुल गांधी के। तो वो चल के बता रहे हैं कि मैं भी आपसे इसी तरह डायरेक्ट जुड़ना चाहता हूं, थोड़ा सा कंसेशन दे दो मेरी उम्र के हिसाब से, पब्लिक मान जाओ। दूसरी रही पादरियों से मिलने की बात, आपको याद होगा राहुल गांधी वहां एक पादरी से मिले थे, वहां भी मिले वो पादरियों से, कितना बवाल उतारा था इन्होंने, क्यों मिल गए और कैसे मिल गए। राहुल गांधी तो ये कन्वर्जन के समर्थन में है और ये, और अब आप मिल रहे हैं, मतलब आप करें तो राष्ट्र ढीला, राहुल करे तो कैरेक्टर ढीला। ये एक अजीबोगरीब तरीका है इनका। मतलब आप उन्हीं पादरियों से मिलना चाहिए, राहुल मिले तो भी ठीक है और मोदी मिलते हैं तो भी ठीक है। देश का प्रधानमंत्री सभी कम्युनिटीज का है,
कोई भी कम्युनिटीज हो उसमें, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई हो, खाली हिंदुओं के नेता और धर्म गुरुओं से क्यों मिले प्रधानमंत्री? सबसे मिले। तो ये कि चल रहा है, और लेकिन समझ में आ गया है, जो ये ईसाई पादरियों से मिलने वाली बात है उसने बहुत अच्छे से समझा दिया है, और हो सकता है इसके जरिए वो थोड़ा बहुत संदेश कर्नाटक के ईसाइयों को भी देना चाहते हो कि भाई हम वहां से, क्योंकि मोदी जी की आदत है जिस राज्य में चुनाव हो रहा हो वहां कुछ नहीं करेंगे, दूसरे राज्य में इनका एक्शन होता है ताकि उसका रिपल इफेक्ट वहां पहुंचे। तो ये इनका हो सकता है एक, लेकिन ये भारत जोड़ो यात्रा की प्रतिस्पर्धा ज्यादा है, ये पैदल चलना और पादरियों से मिलना। आपको भी लगता है धनंजय जी? आपको भी लगता है? क्योंकि 500 मीटर की दूरी, 700 मीटर की दूरी उसी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में नापी थी, वो भी अपनी कार में बैठ करके हाथ हिलाते हुए। लेकिन आज पैदल चल रहे थे और कुछ दूर चलने के बाद लोग नहीं थे, ऐसी तस्वीर भी आ रही है। जो तस्वीरें हैं, तस्वीरें सब कुछ बयां कर देती हैं, इसलिए यहाँ कुछ बढ़ा चढ़ा के बताने की ज़रूरत है नहीं, सब कुछ सामने है। सोशल मीडिया तो बिल्कुल खजाना है जहाँ सच्चाइयाँ आप सबके सामने रहती हैं। किस रूप में आप देखते हैं? क्या सचमुच धनंजय जी एक प्रतिस्पर्धा है? ये बात समझ में आ गई है कि भारत जोड़ो यात्रा का काट अब नहीं है, और यहाँ पर काटने के लिए आप हिंदू मुस्लिम कुछ भी कर लो, वो सब अब किनारे हो चुका है, और अब विपक्ष मुद्दों के साथ सामने आ रहा है, ये माना जाए, और यहीं से शुरुआत हो रही है क्या इस झटके की, ये भी देखा जाए। धनंजय जी अब जल्दी जल्दी मैं चाहूंगा, क्योंकि अपने पास 10 मिनट का समय है और आप सबके पास आना है। देखिए, वो प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये तो मीनू जी बोल चुकी। मुझे लग रहा है वो हज पे निकलने की तैयारी कर रहे हैं, और वो मान चुके हैं कि अब हमको जाना होगा। उनका ब्रांड जो है वो चुक गया है, खत्म हो गया है, नहीं काम कर रहा है। ब्रांड की जो बत्ती थी वो बुझ गई, और बुझ गई है। इससे कई सारे उदाहरण मैं दे दूं, जैसे भ्रष्टाचार का उनका बड़ा तेज लाइट जलता था भ्रष्टाचार का। किसके लिए करेंगे मोदी जी भ्रष्टाचार? तो देश को समझ में आ गया कि अडानी के लिए कर रहे हैं भ्रष्टाचार। फिर इनका था कि जो है ये किसानों की आय दुगनी कर देंगे, तो 750 किसानों को मरवा दिया और आय तो दुगनी हुई नहीं, तो वो भी बत्ती बुझ गई। फिर इन्होंने कहा कि देश में जो है ऐसा विश्व गुरु बनाएंगे देश को, कमाल हो जाएगा। ऐसा देश अब तक हुआ नहीं, वो भी लोगों ने देख लिया क्या क्या हो गया। तो मुझे लग रहा है मोदी जी अब सब चीज से चूक चुके हैं। अब इनको नजर आ गया है कि अब इनके लिए कोई रास्ता नहीं है, जगह नहीं बची है। तो अब जो है कहते हैं ना कि लास्ट समय में आदमी को समझ में आता है कि अरे हमने ये पाप किए, ये गलत काम किए, तो उससे मुक्ति कैसे मिले। तो मोक्ष खोजने के तरीके ढूंढने लगते हैं। हमारे गांव में जो है गौदान कराया जाता है, राम राम बोलने कहा जाता है, पूजा पाठ करवा दिया जाता है, रिश्तेदारों को बुलवाया जाता है कि मौसा जी मिलना चाह रहे हैं, तो वो सारा किया जाता है। मुझे लग रहा है मोदी जी वही करने वाले हैं। ये पादरी से गए हैं मिलने के लिए, वो इसीलिए गए हैं। हम तो ये समझ रहे हैं कि अब जो है जामा मस्जिद के बुखारी साहब से मिलाएंगे इस बार दिल्ली आएंगे तो। कर्नाटक हार गए, अब आपसे भी मिल ही लेते हैं, क्योंकि हमको लोग नहीं तो इतिहास में कहा जाएगा कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाला यही आदमी पैदा हुआ, इसी ने भारत में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा। अब तक लोग जो है सावरकर को दोषी मानते थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दोषी मानते थे, उनसे ज्यादा बड़े हम माने जाएंगे, ये लग रहा है। देखिए क्या है, ये झटके की जो बात है, ये तो 2019 में जब चुनाव जीता और उनसे शिवसेना निकल गई, उनसे जदयू निकल गया, तो उनकी पूर्णाहुति उसी दिन हो गई, तो उनको एहसास हो गया था। मैं उनका मन पढ़ चुका था, पता नहीं देश मन उनका पढ़ पाया कि नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैंने मन पढ़ लिया था जिस दिन उद्धव ठाकरे अलग हो गए थे मोदी जी से, और जिस दिन नीतीश कुमार तो पहले भी अलग हुए थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि चलो अभी बीजेपी जब तक है तब तक वो चलाएंगे। लेकिन जिस तरह से अमित शाह ने पूरा का पूरा बीजेपी को जो चेंज ओवर किया, जिनको चाणक्य कहते हैं, मैं उनको चाणक्य नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं बीजेपी को डुबाने वाला कोई आदमी है तो अमित शाह है। देखिए बिहार बीजेपी के हाल अभी क्या कर दिया उन्होंने, जो कुशवाहा जी को बनाया है, जो सम्राट चौधरी को बनाया अध्यक्ष, हर आदमी उससे चिढ़ा, उनकी पार्टी का आदमी चिढ़ा हुआ है। वो क्या क्या बोले जा रहा है, क्या क्या अनर्गल बात कर रहा है। महाराष्ट्र में जिस तरह से किया इन लोगों ने, उद्धव ठाकरे जी को हटाया और तमाम
शिंदे की सरकार बनाई। अब देखिए महाराष्ट्र में चर्चा ही नहीं हो पा रही है फडणवीस की, लंबे समय से चर्चा हो रही है अजित पवार की, शरद पवार की, उद्धव ठाकरे की। अभी कल ही मैं बयान देख रहा था कि जो हमारे चौहान साहब हैं, अशोक चौहान साहब, वो बोल रहे थे कि इससे बढ़िया मुख्यमंत्री अब तक आया नहीं, हम भी मुख्यमंत्री रहे, कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया हमने, लेकिन जो उद्धव ठाकरे जिस तरह के मुख्यमंत्री रहे वैसा मुख्यमंत्री कोई नहीं आया। तो इससे भी मोदी जी को गड़बड़ हो रहा है कि अरे यार ये क्या कर दिया मैंने। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है राजीव जी पछतावा हो रहा है, और पछतावा 2024 में मुझे लगता है देखेंगे कि नहीं देखेंगे मुझे नहीं पता। उसके पहले यात्रा पे निकल जाएंगे या संन्यास ले लेंगे या वहां क्या कहते हैं जहां गुफा में जाते हैं तप करने के लिए वहां चले जाएंगे, ये क्या करके कि तपस्या में कमी रह गई। तो मुझे नहीं लग रहा कि अब कोई तेज बचा है मोदी जी में, और मोदी जी भविष्य में कोई जीत दिला पाएंगे बीजेपी को। जी 2024 की आप बात कर रहे हैं, लेकिन सामने 13 तारीख है प्रशांत टंडन जी, 13 मई है सामने। अनम्यूट 13 मई की ही बात हम लोग कर रहे हैं। 13 मई की बात कर रहे हैं, और 13 मई को जिसको कहते हैं ना सिविल सर्विसेज में प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स का नतीजा आ जाएगा और उसके बाद फिर मेंस की तैयारी शुरू होगी। तो कर्नाटक में देखिए सुनील जी ने और हमारे बाकी अमरेंदु जी ने बहुत विस्तार से चीजें बता दी हैं। जो आपकी हेडलाइन है कि झटकों का मामला, झटके देखिए अभी भविष्य में भी आएंगे कुछ, लेकिन जो पीछे कुछ झटके आए उनको हम जरा रिकैप कर रहे हैं। तो एक तो अडानी का झटका, दूसरा भारत जोड़ो यात्रा अपने आप में एक झटका है इनके लिए, बीबीसी की, और बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बिल्कुल भी हल्के में ना लिया जाए, इसलिए क्योंकि ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। बीबीसी के अंदर जितना हलचल नहीं होगा, बीबीसी के बाहर उतना हलचल है, और उसी का नतीजा है कि आप देखिए कि राहुल गांधी पर अमेरिका से, जर्मनी से, यूरोपियन यूनियन से जो बयान आए जब उनके खिलाफ फैसला आया, तो और विदेश मंत्री से वो जिनको रेड कार्पेट नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने सीए के पक्ष में बयान दिया था। उसके बाद आप देखिए कि एक बड़ा झटका जो इंटरनेशनल लगा है, क्योंकि मोदी जी की बहुत बड़ी ताकत बाहर से आती रही, विदेशों से। आप 2014 के पहले का भी इनका कैंपेन आप देखिए, तो 2014 के पहले का कैंपेन भी काफी, तब तो खैर वीजा नहीं था यूरोपियन यूनियन का और इंग्लैंड का और अमेरिका का, लेकिन वो दूसरे देशों में गए, और जैसे ही उनको वीजा मिला, आप देखिए कि 2014 से लेकर 19-20 वाला जो उनका 19 वाला टेन्योर था, तो कितने मतलब शायद ही कोई मतलब वो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बचा हो जिसको उन्होंने गले से लगाया हो जाके, और देश में कम रह रहे थे, विदेशों में ज्यादा रह रहे थे। लेकिन अब वही मामला, जहां वो जा रहे थे और गले से लिपट रहे थे, उन्हीं देशों के विदेश मंत्री या प्रधानमंत्रियों के अब वो बयान आते हैं। मामला हुआ है जो बड़ा झटका लगा है इनकी विदेश नीति को, कि आप G20 के अध्यक्ष होते हुए यूक्रेन पर एक समन्वय नहीं बना पाए 2 बैठकों में, और ये 2 बैठकें जो मेन बैठक होगी उसकी तैयारी के लिए थी। तो ये एक बड़ा झटका विदेश नीति को लेकर है, जो विश्व गुरु वाला पूरा एक इनका एक बस्ता है। और उसके बाद सतपाल में झटका है का सेंसस, और बिहार रिपोर्ट आएगी जुलाई में, सुप्रीम ने उसको स्टे नहीं किया, तो बिहार का सेंसस भी होगा, भारत की राजनीति को बिल्कुल नई दिशा देगा। महाराष्ट्र से, जैसा धनंजय जी बताए, से झटका आ सकता है। तो झटकों की लंबी फेहरिस्त है, छोटे और बड़े झटकों की, और ये झटकों की संख्या बढ़ती जाएगी।
तो उससे हो क्या रहा है ओवरऑल राजीव जी, कि जो नरेंद्र मोदी या बीजेपी नैरेटिव कंट्रोल करते थे और विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं होता था, आज विपक्ष के पाले में ज्यादा मुद्दे हैं जिसका इनके पास नहीं है। ये इस तब्दीली के साथ 2024 की यात्रा पे देश की राजनीति चल रही है राजीव जी। जी, देश की राजनीति पर कई सारे आप झटके बता रहे हैं और बहुत शानदार विश्लेषण, क्या क्या झटके और किस दिशा में देश की राजनीति। तो एक बड़े आयाम पर अगर देखा जाए तो भारत की छवि से लेकर के और अंदरूनी राजनीति तक, और उसमें कहाँ बीजेपी को, मोदी सरकार को चुनौतियां मिल रही हैं, कहाँ झटके लग रहे हैं, उसका जिक्र यहाँ कर रहे थे। जल्दी जल्दी आप दोनों शुक्ला बंधुओं के पास आना चाहूँगा, अजय जी और सुनील जी आपके पास। पहले सुनील जी आपके पास आता हूँ। सुनील जी, जल्दी से किस रूप में अब देखा जाए देश की राजनीति को बढ़ते हुए? क्या यहाँ अब हम ये मान के चलें कि सांप्रदायिक तनाव वाली जो राजनीति होती थी उस पर कहीं ना कहीं विराम लगते हुए हम देखेंगे, कहीं ना कहीं उस पर रोक हम देखेंगे? क्योंकि जब मुद्दे हावी हो जाएं, दूसरे जो प्रमुख मुद्दे होते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, ये मुद्दे हावी हो जाएं जो हम देख रहे हैं कर्नाटक में हावी होते हुए, तो एक क्या कर्नाटक रोल मॉडल के रूप में देश की राजनीति में आने वाले समय में उसको हम देखेंगे क्या, इस राज्य को? अभी हिमाचल के चुनाव ने और आने वाले दिनों में कर्नाटक के चुनाव ने यह सबको संदेश मिलेगा कि आप मुद्दों से मुंह नहीं मोड़ सकते, आप सत्ता में रह करके विपक्षी भाषा नहीं बोल सकते, आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते हैं, और जो आपने आश्वासन दिए हैं, जो आपने वायदे किए हैं, उन वायदों से आप भाग नहीं सकते। जो और आप गलत सही बात करके नरेशन बना करके आप जो राजनीतिक उपलब्धियां हासिल करेंगे उसमें एक सेंध लगेगी। सतपाल मलिक साहब ने जो बयान दिया है, उन्होंने अभी अपने एक ट्वीट में उन सीआरपीएफ के जवानों का एक वीडियो लिंक किया है, और उस वीडियो में सीआरपीएफ के जवान कह रहे हैं कि मुझको, हम लोगों को जानबूझ करके आग में झोंका जा रहा है, बुलेट प्रूफ गाड़ियां हमको नहीं दी गई हैं। वो सब आपस में बात कर रहे हैं, और उन्होंने अपने ट्वीट के साथ जो लोग सबूत मांग रहे हैं कि सबूत कहां है, वह मलिक साहब के उस वीडियो को देख लें, उस ट्वीट को देख लें। सवाल है ना कि जो चीजें हुई हैं उन चीजों को आप कारपेट के नीचे नहीं डाल सकते। एक बड़ा प्रश्न पैदा कर दिया है मलिक ने, और मलिक साहब अगर यह बात वो आज कहे होते तो निश्चित रूप से इस पे सवाल पैदा किए जाते कि आप मौके के अनुसार बात कर रहे हैं। यह बात ये लगातार 2019 से कर रहे हैं जब यह घटना घटी थी, और अपनी बात पे वो कायम है। और यह इतना बड़ा मुद्दा हो गया कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता के नाम पर लोगों को पोलराइज किया जा रहा था, और जो प्रमुख देश के प्रमुख मुद्दे थे उनसे आग चुराने की कोशिश की जा रही थी, उनसे कोई बच नहीं पाएगा, उसकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी आपको। तो आप जो देश के सामने असली मुद्दे हैं, देश का आर्थिक विकास जिसका आपने वादा किया था, और केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। अगर आप कहते हैं कि हमने दुनिया के 5वां आर्थिक स्थिति हमने प्राप्त कर ली है, तो सवाल है कि क्या आपके इस देश की जीडीपी बढ़ गई है, इस देश के आम नागरिक की क्रय शक्ति बढ़ गई है, इस देश में रोजगार के अवसर बढ़ गए हैं, इस देश के नागरिकों के गुणवत्तापूर्ण जीवन के अवसर बढ़ गए हैं? क्या बढ़ गया? केवल आकार बढ़ जाने से अगर उसका लाभ आम आदमी को नहीं मिल रहा है तो सिवाय वो सांख्यिकी के और क्या है? जब रोजगार के अवसरों की कमी बढ़ती जा रही है, आप रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, महंगाई नियंत्रित नहीं हो पा रही है, अर्थव्यवस्था जहां और रसातल में चलती चली जा रही, जीएसटी के आंकड़ों से आप देश की अर्थव्यवस्था बताएंगे? महंगाई के दौर में निश्चित रूप से राजस्व बढ़ेगा। आप ये बताइए ना कि कोरोना काल के दौरान जो अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई थी, उससे आप कितने आगे आ पाए हैं? तब आप आर्थिक प्रगति का दर क्या है? इन जो मुख्य सवाल हैं देश के सामने, उन सवालों से आप भटक नहीं सकते। और मैं अभी हमेशा से मानता रहा हूं कि 2014 में जब लोगों ने इस पार्टी को सत्ता सौंपी थी तो नए भारत के निर्माण के लिए सौंपी थी। उन्होंने इन बातों के लिए नहीं सौंपा था कि आप 4% आरक्षण अल्पसंख्यकों का छीन करके आप दे देंगे लिंगायतों को और वोकालिगा को।
यह किसी का दिमाग में बात नहीं थी। इसलिए मेरा मानना कि जो प्रमुख मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, सभी इन मुद्दों ने भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़े सवाल खड़ा कर दिए और उन सवालों का जवाब सत्तारूढ़ दल के पास नहीं है। और यही कारण है कि जिन प्लेटफार्मों पर, जिन जगहों पर इन मुद्दों को जवाब देने की स्थिति आ रही है, तो पार्टी के बड़े नेता वहां से किनारा कर रहे हैं, नई तरह की बातें करने की कोशिश कर रहे हैं जिसपे जनता कान नहीं दे रही। और विपक्षी एकता की आप बात करेंगे, क्या कहा उन्होंने केसीआर साहब ने? केसीआर साहब ने कम से कम पहली लाइन तो ये कही कि विपक्षी एकता हम चाहते हैं और विपक्षी एकता जरूरी है, और केवल ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को चेहरा न बनाया जाए। कौन बना रहा है? किसने कहा कि राहुल गांधी चेहरा रहे हैं? ये कहा जाए जिस राज्य में जो पार्टी महत्वपूर्ण है वो ताकत से चुनाव लड़ेगी। अगर ममता जी, और मैं मानता हूं कि विपक्षी एकता के क्रम में नीतीश कुमार पहली बार उन नेताओं से मिले हैं जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में नहीं है। वह ममता बनर्जी और अखिलेश यादव। अखिलेश जी भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठबंधन में नहीं है। अब तक जिन नेताओं से उनकी मुलाकात होती रही है, चाहे शरद पवार से मिले तो ऑलरेडी पहले से गठबंधन है, बिहार में पहले से गठबंधन है। जो जिन राज्यों में गठबंधन नहीं, वहां उन नेताओं का से मिलना और उन नेताओं का सामने आकर के उस विपक्षी एकता का समर्थन करना इस भारतीय राजनीति की बड़ी उपलब्धि है और सत्तारूढ़ दल के सामने बड़ी चुनौती है। केसीआर साहब का उसी राग में अपनी बात करना, उसका समर्थन करना, यह निश्चित रूप से इस बात को बताता है कि लोग भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से ऊब चुके हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के ऊपर हमले कर रही है, विपक्ष को स्थान और जगह देने के लिए तैयार नहीं है, उसका सामना करने के लिए भी तैयार है, ये एकदम सामने आने के लिए मजबूर है वो। और जन दबाव है, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं वो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है वो किसी एक दल के साथ नहीं है, वह एकमात्र उस दल के साथ है जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है। और यह चुनौती बहुत बड़ी राजनीति भारतीय जनता पार्टी के सामने जो दिखाई पड़ रही है कर्नाटक में कोई बात नहीं कर रहा। आज की अगर जनता दल यस के लोग टूट करके कांग्रेस में चले आते हैं, ये बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश है कर्नाटक में, क्योंकि जिन इलाकों में जनता दल हावी है वहां मजबूत स्थिति में, हालांकि कांग्रेस वहां मजबूत है, बीजेपी तीसरे नंबर पर है, लेकिन अगर वहां का भी अगर नेता कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की ताकत कांग्रेस के पास है और कर्नाटक के लोग किसी भी तरह से गठबंधन की सरकार नहीं चाहते हैं, वह एक पूर्ण बहुमत की सरकार चाहते हैं और मुझे लगता है कि वह परिणाम सामने आएगा। जी अजय शुक्ला जी, क्या एक जबरदस्त चुनौती का सामना इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं? जिस मोदी जी के जयकारे और चारों तरफ उनकी बातें जो होती थीं, अब कहीं न कहीं वो अगर कर्नाटक के इस चुनाव पूरे प्रक्रिया को देखा जाए, प्रचार को देखा जाए, उसमें जिस प्रकार वो डाउन है, तो ये माना जाए कि कहीं न कहीं अब बीजेपी के लिए भी सोचने का वक्त है। स्वाभाविक सी बात है, प्रधानमंत्री के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनके लोगों के लिए ये चुनौती का वक्त है, उनके लिए सोचने का वक्त है कि आखिर उनकी नीतियों ने किस तरीके से क्या नुकसान किया और किस तरीके से जनता उन्हें नकारने लगी है। जहां एक वक्त होता था कि एक भी शब्द आप कह दो प्रधानमंत्री के लिए या कोई भी सोशल मीडिया पे लिख दो तो कैसे लोग लड़ने लगते थे और क्या होता था। आज स्थिति है, मैं आपको बताऊं कि तमाम सारे अफसरान के आजकल फोन आ रहे हैं कि भाई साहब इतने तारीख को मन की बात है और उसके लिए थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट थी कि आप ये, तो आप ये समझिए कि मन की बात के लिए बड़े बड़े अफसरान के फोन आ रहे हैं कि हाँ साहब आइए 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 आइए, पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं। मन की बात हम इतने समय से सुनते ही आ रहे हैं, क्या हो रहा है। तो इस तरह की स्थितियां हैं, तमाम राजभवन उसको आयोजित कर रहे हैं, तमाम जगह ये हो रहा है। तो जिस तरीके से किया जा रहा है उसे बिग इवेंट बना करके क्या एक प्रस्तुत, एक असल में उसे एक चुनाव का इवेंट बनाना है, सारी चीजें करती हैं, सारी सरकारों को डायरेक्शन हो गए, तो ये स्थिति है। बाकी दूरदर्शन और आकाशवाणी की तो बात ही मत करिए, उसके अलावा जो प्राइवेट चैनल है और सारे हैं मीडिया है, उनकी स्थिति है कि वो रेंगते हुए उस तरह से दिखाई देते हैं जिन्हों चरण चुंबन ना करे तो उस स्थिति में शायद प्रधानमंत्री, तो अब आप समझ सकते हैं
तो जब वो कहते हैं मैं प्रचार के बूते नहीं हूं, मैं इसके बूते नहीं हूं, तब दिखाई देता है वो बगैर प्रचार के जीवित नहीं रह सकते हैं। वो अपने आप को रोड पे चलते हुए ऐसे दिखा रहे थे कि साहब पता नहीं कौन सा क्या कर रहे हैं, जबकि अकेले ही चल रहे थे, कोई वो उनके साथ में बस उनके सुरक्षा वाले थे। तो अपने अलावा और तो वो तस्वीर बर्दाश्त नहीं करते हैं किसी की, तो ये भी है। और वो इसको लेके जानते हैं कि कैसे कैमरे को फेस करना है, कैसे फोटोजेनिक बनना है, ये सारी चीजें इसकी ट्रेनिंग वो रेगुलर लेते रहते हैं और करते रहते हैं। तो ये चीजें ये अपने आप में दिखाता है कि आदमी जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है तब इस तरह की हरकतें करता है और इस तरह की स्थितियों में आता है। तो आज मुझे लगता है कि वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और उन्हें समझ में आने लगा है कि इसी तरह से रहा तो आते आते वो यदि कोई और पुलवामा जैसा कोई और ड्रामा न क्रिएट कर दिया तो 2024 में वो खत्म है। इसलिए वो इस तरह की हरकतें करते हैं और ये हरकतें उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगी। इसीलिए दूसरी पार्टियों में कोशिश करते हैं कि कैसे तोड़फोड़ हो, कैसे उनमें आपस में लड़ाई हो, कुछ चीजें हो, उसके पूरे प्रयास करते रहते हैं और ये प्रयास उनकी अपनी एक महती जिम्मेदारी जैसा दिखता है। जी जी बिल्कुल। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, ये कहावत है और बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए भी क्योंकि जो बात अभी अजय शुक्ला जी कह रहे हैं कि पुलवामा जैसा अगर कुछ और हो जाए, और यहाँ तो ध्रुवीकरण की राजनीति जो है वहां तक पहुंचने की कोशिश और बार बार वहां से गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं मोदी जी। क्योंकि अगर आप ध्रुवीकरण सिर्फ हिंदू मुसलमान के बीच नहीं, ईसाइयों की बात भी हो रही है और आप जा रहे हैं दक्षिण भारत में और उन पादरियों से मिल रहे हैं, उन फादर्स से मिल रहे हैं जहां राहुल गांधी पहले जाते थे। तो अभी मीनू जी बता ही रही थी कि क्या क्या नहीं कहा, तो एक मजबूरी हो गई है। तो ये बात अब बीजेपी को भी समझ में आ रही है कि कितनी मुसीबतों से का सामना बीजेपी इस वक्त कर रही है। और बहुत लंबी फहरिस्त अभी रखी थी लिस्ट प्रशांत टंडन जी ने कि क्या क्या चल रहा है देश में और देश के बाहर, ये सारी चीजें, और क्यों इस वक्त कांग्रेस का हाथ मजबूत है और क्यों जेडीएस के 2 उम्मीदवार बिना अपनी पार्टी को बताए, हो सकता है अंदर खाने पार्टी को भी पता हो, बताए हुए कांग्रेस के समर्थन में अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेते हैं। ये सब कर्नाटक में इस चुनाव के दौरान चल रहा है। दोस्तों बहुत शुक्रिया आप लोगों को और बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अजय शुक्ला जी आपको, दीपक पाचपुर जी आपको, सुनील शुक्ला जी, मीनू जैन जी, धनंजय जी, प्रशांत जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबको कि आप लोग जुड़े, एक लंबा वक्त आप लोगों ने दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।